हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, ये है क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी का 7th चैप्टर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी का जो नियंत्रण और हमारी बॉडी का जो समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके कंट्रोल में होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है ये। तो इसमें हम लोग मेनली ब्रेन और पूरे नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पिछले अध्याय में हमने सजीवों के अनुरक्षण यानी उनके रख रखाव, उनकी जो मैनेजमेंट था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग ने देखा था। और कार्य में संलग्न जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था कि जो सजीव हैं उनके अनुरक्षण कार्य जो है उसमें जितने भी जैव प्रक्रम उसमें सम्मिलित थे, ठीक है, क्या क्या मतलब किन किन जैव प्रक्रमों का यूज़ था उनके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। हमने इस बात पर भी विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। और पादपों में इस तरह की कुछ गतियाँ जो हैं वो वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक और ढकेल कर बाहर आ जाता है। नवोद्भिद यानी एक जो सीड होता है, जब वो जर्मिनेट करता है तो क्या होता है कि उसकी रूट भी जो है, रूट एक साइड निकल आती है और उसका जो ऊपर वाला जो प्रारंभ वाला पोर्शन होता है यानी कि इसका जो स्टेम वाला पोर्शन होता है वो मृदा को, जमीन को हटा करके ऊपर की तरफ, मिट्टी को हटा करके ऊपर की तरफ निकल आता है। ठीक है, लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियाँ नहीं होती। बिल्कुल, अगर उसकी वृद्धि अगर रुक गई होती तो इस तरीके का जो मूवमेंट हमें देखने को जो मिल रहा है सीड में, वो नहीं होता। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादप में होने वाली कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं या कुछ ऐसे पादप हैं जिनमें कुछ गतियाँ ऐसी होती हैं जो वृद्धि से संबंधित नहीं हैं। जैसे एक बिल्ली है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट का बता रहे हैं कि जो गति है, गति ज़रूरी नहीं है कि वो वृद्धि से ही संबंधित हो। तो जैसे एक बिल्ली दौड़ती है, ठीक है, दौड़ती बिल्ली मूवमेंट कर रही है लेकिन वो वृद्धि से संबंधित नहीं है, ग्रोथ नहीं है। झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, ये गतियाँ वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। आगे देखिए, दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं। इसका एक संभावित उत्तर ये है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए जो परिवर्तन है उससे परिवर्तन को, मतलब परिवर्तन जो भी चेंजेस आ रहा है, ठीक है, ये इन गतियों के द्वारा जीव के पर्यावरण में, तो उसी परिवर्तन, उसी चेंज की से हम अनुक्रिया की, उसका जो है जो परिवर्तन चेंजेस हो रहे हैं उसकी क्या अनुक्रिया हो रही है, तो इसके बारे में हम मेनली इसके रिस्पॉन्स के बारे में हम यहाँ पे सोचते हैं। तो देखिए, जैसे बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि इसने एक चूहा देखा होगा। आखिर ये जो मूवमेंट है उसको हम कोरिलेट इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई इसमें कोई ना कोई कनेक्शन हुआ होगा। जैसे बिल्ली अगर दौड़ी है तो आखिर वो क्यों दौड़ी है, तो वो चूहे देखी होगी, चूहे को देखी होगी, इसी वजह से वो दौड़ी है इसको खाने के लिए या उसे पकड़ने के लिए। केवल यही नहीं कि हम गति को सजीवों द्वारा किए गए ऐसे प्रयास के रूप में सोचते हैं कि जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हों। जैसे सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तभी वो झूला झूलते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए। और मतलब भैंस की जो जुगाली करने में उसका जो मूवमेंट हो रहा है वो भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए है और उसका पाचन भलीभांति हो सके। जब तेज़ रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी से होती हैं लेकिन होती हैं, और इसकी अनुक्रिया में जो इसका जो रिस्पॉन्स हो रहा होता है उनमें स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे जैसे कोई गर्म चीज़ है, उसमें हमने क्या किया, उसको जैसे हाथों से पकड़ लिया, पकड़ जैसे ही बस छुआ ही तुरंत हमने इसका रिस्पॉन्स किया, तुरंत हमने अनुक्रिया क्या की, उसको फट से हमने हटा लिया। तो हमने क्या किया, मूवमेंट किया। और मूवमेंट हमारा क्यों था, क्योंकि हम अपने आप को बचाना चाह रहे थे, भैया मेरा हाथ ना जले, इस वजह से फट से हमने मूवमेंट किया, गति की। तो ये इसी से ही पता चलता है कि जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कि जो चेंजेस आए हैं कि गर्म होने पर हम, मेरे हाथ में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा होगा तभी हमने इस तरह का मूवमेंट किया है। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट को इसीलिए जो है मतलब किसी पढ़ा जाता है, ऐसे कोई रिलेट किया जाता है लाइफ से, क्योंकि किसी ना किसी चेंजेस की
बिहाफ पर ये हुआ होगा। अब यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियाँ सावधानी से नियंत्रित की जा सकती हैं। अगर पर्यावरण में अगर रिस्पॉन्स का देखा जाए तो उसके प्रति ये जो मूवमेंट होता है वो सावधानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका जो रिस्पॉन्स आएगा उससे एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम ज़ोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। बात करना चाह रहे हैं अपने दोस्तों से तो हम चीख के तो बात करेंगे नहीं, ठीक है, तो हम धीरे धीरे फुसफुसाएंगे। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती हैं। तो कहने का मतलब है कि उस समय हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो उसमें जो भी घटना रही होगी, जो कुछ भी रहा होगा, ठीक है, तो वो उस पर निर्भर करती है जो मूवमेंट हो रहा होगा उसकी बात करते समय में, जो भी इसके हाव भाव होंगे, ठीक है, तो इस वही जो घटना है वही इसे प्रेरित करेगी मूव करने के लिए। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल सा बस इतना बात कही जा रही है कि जो हम अपनी डेली लाइफ में जो मोमेंट देखते हैं, ठीक है, जो गतियाँ हम देखते हैं, जो ऐसी चेंजेस हम देख रहे हैं या उन चेंजेस के द्वारा जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम देख रहे हैं, उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो पर्यावरण में अलग अलग तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, तो घटनाओं के अभिज्ञान से उनको जोड़ा जाना चाहिए कि क्यों हो रही है, आखिर ये जो घटना हुई है इसको कोई ना कोई तो रीज़न हुआ होगा तभी तो ये घटना हुई है। तो इस वजह से उनसे इन्हें जोड़ा जाना चाहिए, जो भी अभिज्ञान है उससे उन्हें जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे, ठीक है। आखिर जो रेस्पॉन्स हुआ है तो कोई रीज़न हुआ होगा ना, तभी तो रेस्पॉन्स हुआ है। दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। मतलब ऐसे तंत्र जो है यूज़ करें जो है ऐसे सिस्टम को जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, ठीक है, उसका ये कार्य करें। तो जैसे जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलापों में किया जा सकता है। बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो पूरा सिस्टम है ये एक स्पेशल जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंडर कंट्रोल में होता है, ठीक है, उनका उपयोग करके इस नियंत्रण और समन्वय के जो क्रियाकलाप है उनको किया जा सकता है। तो इसलिए बहुकोशिकीय जीव में ये पूरा एक सिस्टम होता है, ठीक है, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का पूरी बॉडी में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कहाँ कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, कहाँ किसको ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो किसके अंडर कंट्रोल में आएंगे तो वही देखेंगे। आइए, इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे जंतु तंत्रिका तंत्र। ये जो एनिमल का जो नर्वस सिस्टम है उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जंतुओं में ये जो नियंत्रण और समन्वय है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, नर्वस टिश्यूज़ और मस्कुलर जो टिश्यू होते हैं उनके द्वारा ये पूरा समन्वय और जो नियंत्रण है, ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये कंप्लीट किया जाता है। जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है और हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी हम किसी भी चीज़, गर्म चीज़ को अगर हम छू रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम हाथ जल ना जाए मेरा, तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? जैसे ही हम उसको टच करेंगे तुरंत हम उसके अगेंस्ट हम तुरंत फ़ौरन रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो वही इसको पहचान करके इसके अनुरूप तुरंत अनुक्रिया करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। आखिर ये जो है ये किसके अंडर कंट्रोल में आता है उसे देखेंगे। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं, ठीक है, आखिर हमें ये कैसे पता लगेगा? तो हमारे पर्यावरण में से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। जो हमारे पर्यावरण में जो सूचनाएं हमको प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, इनका जो पता है वो कुछ ऐसी नर्वस सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स कुछ ऐसी होती हैं जिनके विशिष्टीकृत स्पेशल जो इनके सिरे होते हैं उनके द्वारा इनका पता लगाया जाता है। ये जो एक्सेप्टर्स होते हैं प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, ठीक है, हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनमें स्थित होते हैं। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन, आखिर ये जो एक्सेप्टर्स होते हैं
ठीक है, सॉरी रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ रहते हैं, हमारी सेंस ऑर्गन में रहते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, इनर ईयर, ठीक है, और हमारी नोज और जो जिह्वा यानी जो है टंग आदि में ही होते हैं। अब जैसे रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। अब ये जो यहाँ पे बोला ना, ये रस संवेदी ग्राही यानी कि जो टेस्ट का जो है टेस्ट का जो पता लगा रहे होंगे, जिनको हम रस संवेदी को हम कह सकते हैं गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं, रस संवेदी जो टेस्ट का पता लगाते हैं, ठीक है, तो उनको हम स्वाद का जो पता लगाते हैं तो उनको गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स बोलेंगे। जबकि जो घ्राणग्राही जो होते हैं, घ्राणग्राही गंध का पता लगाते हैं, यानी कि घ्राणग्राही जो स्मेल से रिलेटेड जो है कुछ नर्व सेल्स जो होती हैं, जिनको हम ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स बोलेंगे, ठीक है। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो होते हैं वो किसका, स्मेल का पता लगाते हैं। तो ऐसे ही कुछ सेंस ऑर्गन है जो हमारे इनर ईयर है और नोज़ है और जो है टंग है, उन सब में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये जो सूचना है जो हमें प्राप्त हुई है वह एक तंत्रिका कोशिका के दुम ये क्या है, हाँ, दुम्रा द्रुमाकृतिक, ठीक है। द्रुमाकृतिक किसे कहते हैं, द्रुमाकृतिक जो होता है वो उसको डेंड्रिटिक बोलते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स होते हैं ना, ये जो है साइटोन के साइड में जो शाखाएं निकली रहती हैं, इन्हीं को ही दुम्रिका बोलते हैं। तो यहाँ पे उसी को ही दुम्राकृतिक बोला गया है, यानी कि डेंड्रिटिक बोला गया है, ठीक है। तो ये जो डेंड्रिटिक होते हैं, ये जो सूचना है तंत्रिका कोशिका के जो डेंड्राइट्स होते हैं डेंड्रिटिक, उनके सिरों के द्वारा जो है उपार्जित की जाती है, ठीक है। तो इनके जो सिरे हैं इन्हीं के द्वारा ही इसको एक्वायर्ड किया जाता है, यही सिरे ही इसको जो है प्राप्त करते हैं। जो भी हमें जो है सूचनाएं मिली हैं नर्व सेल्स की, यही सिरे, ठीक है, जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और एक रासायनिक क्रिया के द्वारा ये एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं। यही जो डेंड्राइट्स होती हैं ये एक रासायनिक अभिक्रिया भी करती हैं, केमिकल रिएक्शन करती हैं, और एक जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है ये पैदा करती हैं। और ये जो आवेग होता है ये दुम्रिका से, डेंड्राइट से कोशिका काय तक जाता है। डेंड्राइट्स जो होती हैं उनसे ये जो सेल बॉडी होती है ना, यहाँ तक जाता है, इस तक जाता है, ठीक है। तो ये जो मतलब कि आवेग है वो कहाँ से जाता है, डेंड्राइट से कोशिका काय तक के जाता है और सेल बॉडी तक। तब तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन, ये तंत्रिकाक्ष जो होता है ये एक्सॉन होता है, फिर एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुँच जाता है। वे यहाँ पे भी देख लीजिए इनका अंतिम सिरा कौन सा है। देखिए ये पूरा, ये एक जो है तंत्रिका कोशिका दी गई है, ठीक है। ये पूरी एक नर्व सेल है। नर्व सेल का क्या होता है, ये ऊपर वाला जो बॉडी होती है पूरी सेल बॉडी होती है बीच वाली, ठीक, ये सेल बॉडी है, यानी कि वही यहाँ पे जो बोला गया था कोशिका काय। और फिर उसके बाद ये जो होती है ये डेंड्राइट्स होते हैं। ये बीच में जो सेंटर है वो क्या है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये होल पूरा जो होता है इस वाले पोर्शन को साइटोन बोलेंगे, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये पूरा साइटोन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जो भी इन्होंने इम्पल्स लिए है, जो भी आवेग इन्होंने प्राप्त किए हैं, वो यहाँ जाएगा तंत्रिकाक्ष, यानी ये पूरा आपका लंबा सा ये दिखाया गया है, ये एक्सॉन होता है। एक्सॉन के बाद ये इसका अंतिम सिरा होता है, तंत्रिका का ये अंतिम सिरा होता है, एंड पॉइंट होता है। तो आप ये समझिए कि जो नर्व सेल्स होती हैं ये बॉडी की सबसे लंबी सेल होती हैं, ठीक है, सबसे लंबी सेल होती हैं। तो ये था, हमने ये इसको पढ़ लिया। अब आगे देखिए, तो यही जो इम्पल्स जो डेंड्राइट्स ने जो उत्पन्न किया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न किया। ये जो आवेग था वो डेंड्राइट से कहाँ गया, सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से कहाँ गया, एक्सॉन में गया, एक्सॉन से फिर कहाँ गया, अंतिम सिरे जो इसका तंत्रिका का एंड पॉइंट जो था वहाँ गया। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग के कुछ रसायन जो है उनका विमोचन ये कर देता है। तो मतलब इसके एंड पॉइंट पे जैसे ये जाता है, इसको कुछ जो इसके आवेग कुछ रसायन है उनका रिलीज कर देगा। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की दुम्रिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिंपल, ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो इसका जो एंड सिरा है ना, यहाँ पे क्या सिनेप्टिक दरार, सिनेप्सिस जो बोल रहे हो ना, ये जो छोटे छोटे इनके जो पॉइंट हैं यहीं जा कर के अटैच होंगी। ये एक जहाँ पे ब्रेकिंग होगी, जहाँ पे ये सिनेप्सिस की जो दीवार होगी, ठीक है, दरार होगी, सॉरी, तो सिनेप्स की उसको पार करके यही जो केमिकल जो रसायन हैं जो रिलीज़ हुए हैं यहाँ से, जो रिलीज़ होंगे ये उसमें चले जाएंगे और वापस से यही जो डेंड्राइट्स वगैरह का जो वर्किंग है उसमें ये फिर से हेल्प करेंगे, ठीक है।
जो भी इनको आवेग मिलेगा, जो भी इनको सूचनाएं मिलेंगी डेंड्राइट्स को, फिर उन सूचनाओं को सेल बॉडी तक के पहुंचाएगा, किसके थ्रू, रसायन, ये जो केमिकल जो यहाँ से तंत्रिका के जो अंतिम सिरा है साइनेप्सिस के द्वारा वहाँ तक पहुँचेगा उनके इनके द्वारा, ठीक है। और अगली तंत्रिका कोशिका की जो दुम्रिका है, डेंड्राइट्स है, उसमें इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करेंगे। ये शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है कि कैसे तंत्रिका आवेग है जो नर्व्स का जो इम्पल्स इधर उधर जा रहा है वो कैसे जा रहा है, तो उसका ये एक सामान्य, उसका सामान्य स्थिति है, सामान्य योजना, पूरा एक नॉर्मल पूरा सिस्टम बना रखा है। इसी तरह का एक अंतर ग्रथन साइनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। यही जो साइनेप्सिस होती है, ठीक है, ये जो साइनेप्स होता है जिसको अंतर्ग्रथन बोला है, ये ही क्या करता है, ये जो आवेग होते हैं इनको ज़रूरी नहीं है कि एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक ही पहुंचाए, ऐसा ज़रूरी नहीं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाएं जैसे कि जो पेशिका, जो मसल्स होती हैं, मसल सेल्स जो होती हैं, मस्कुलर सेल्स, वहाँ तक भी, या फिर ग्रंथि जो भी ग्लैंड वगैरह होंगी वहाँ तक भी इनको जो भी इम्पल्स होंगे, जो भी आवेग, जो भी सूचना होगी वहाँ तक भी पहुँचाने का ये काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। यानी कि जो तंत्रिका ऊतक होता है, जो नर्व टिश्यू होता है, वो नर्वस सेल्स जो होती हैं, नर्व सेल्स जो होती हैं, या फिर जो न्यूरॉन होता है उसके एक संगठित जाल का बना होता है। अच्छा, हम लोग ने जो अभी साइटोन और एक्सॉन का पूरा जो वो भी देखा था, अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा सा, यही पूरा क्या कहलाता है, एक न्यूरॉन कहलाता है, ठीक है। ये पूरा एक जो है तंत्रिका कोशिका होती हैं, ठीक है, नर्व सेल्स। तो यही है कि सूचनाओं को ये करता क्या है, ये संगठित जाल की तरह होता है न्यूरॉन के, तंत्रिका कोशिकाओं या फिर न्यूरॉन, इसी को ही कहेंगे, एक संगठित जाल का बना होता है। और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। यानी कि जो जो सूचनाएं होती हैं उनको जो है एक भाग से दूसरे भाग तक के उसको संवहन करने का काम करते हैं, ठीक है। उसको जो है स्पेशलाइज्ड करते हैं कि उनको कंडक्ट कैसे किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह कैसे उसको भेजा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे एक चित्र दिया दिया गया है, नीचे क्या, यही वाला जो चित्र है ना 7.1 वाला, तो उसमें ए वाले में क्या है, ए को देखिए तथा इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए, जो पहला वाला हम लोग ने डिस्कस किया था। उसके बाद इसका जो ऑप्शन है जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, सेकंड वाले में क्या है, ये जो पहला वाला है नहीं, ये सूचनाएं उपार्जित कहाँ से की जा रही हैं, यहाँ से दुम्रिका जो होती है डेंड्राइट से, वहाँ से सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, तो ये सूचनाओं के बारे में हो गया कि सूचनाएं कहाँ से एक्वायर्ड की जा रही हैं। उसके बाद सेकंड में देखिए, जिससे होकर के सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं, विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं, किससे होकर के, देखिए यहाँ पे सूचना, यही जो एंड पॉइंट था, नर्व सेल्स का जो एंड पॉइंट था जहाँ पे सिनेप्सिस की बात की जा रही थी, तो ये है तंत्रिका कोशिका का चित्र दिखाया गया है कि किस तरीके से जो इसका एंड, तंत्रिका पेशी संधि जो है उसका जो एंड पॉइंट होता है, जो तंत्रिका का एंड पॉइंट, वो कैसे दूसरी जो सेल्स होती हैं उनमें आकर के किस तरह से अटैच हो रहा है वो दिखा रहे हैं। तंत्रिका पेशी संधि की अटैच जो हो रहा है वो ये तंत्रिकाक्ष है, ठीक, वही एक्सॉन, एक्सॉन और इसका ये एंड पॉइंट है। ये पेशी फाइबर्स हैं, जो मसल्स होते हैं उनके ये फाइबर्स हैं, ये उनकी जो केशिका है, कैपिलरीज हैं, ये दिखाई गई हैं, ठीक है। ये कोशिका नहीं केशिका है। तो ये पूरा क्या है कि किस तरीके से नर्व सेल्स जो होती हैं वो एक नर्व से दूसरे नर्व तक ही खाली इम्पल्स को पहुंचाने का काम नहीं करती हैं, ये दूसरा भी काम करती हैं कि ये जो नर्व सेल्स होती हैं वो उन जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं उनको मसल्स की जो सेल्स होती हैं उस तक भी, या अदर जितने भी ग्लैंड या जितनी भी जो सेल्स होंगी जिनको जिनको ज़रूरत होगी सूचनाओं की, वहाँ तक भी ये पहुँचाने का काम करती हैं और इसी तरीके से ये अटैच होती हैं। यहाँ पे थर्ड वाले में देख लीजिए कि हर एक जो साइनेप्टिक बटन होता है ये छोटा सा, उसमें क्या होता है कि उसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया उसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो उन्हें भी ये चीज़ दिखा रहे हैं कि कैसे क्या है। तो ये हो गया। उसके बाद जहाँ इस आवेग को परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, अब यही आवेग जो है वो कैसे रासायनिक केमिकली कैसे जो है इसको चेंज किया जाता है उसे भी दिखाया गया है, जिससे ये आगे संचरित हो सके।
अब यहाँ पे देखिए, ये क्रियाकलाप में 7.1 में क्या दिखाया गया है, कुछ चीनी अपने मुंह में रखी है और इसका स्वाद कैसा है ये बताइए। अपनी नाक को अंगूठा, कुछ चीनी अपने मुंह में रखी है, उसका स्वाद कैसा है ये बताना है। उसके बाद अपनी नाक को अंगूठे तथा तर्जनी उंगली से दबा करके बंद कर लीजिए। अब फिर से चीनी खाइए और इसके स्वाद में कोई अंतर है ये बताइए। ये क्रियाकलाप आपको करना है, ठीक है। खाना खाते समय उसी तरह से अपनी नाक बंद कर लीजिए तथा ध्यान दीजिए कि जिस भोजन को आप खा रहे हैं आप उस खाने को पूरा स्वाद ले रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इसे आपको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आप सोचते होंगे कि ये क्यों होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए और उनके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए और चर्चा करिए। जब आपको जुकाम होता है तब भी क्या आप इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं? तो देखिए, इसको जानने के लिए पहले तो आपको ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। दूसरा, जो स्वाद वगैरह जो हमें पता चल रहा है, ठीक है, वो किसकी वजह से है, इसको जो है इसको पता करने के लिए हमें कुछ आगे की जो प्रोसेस है उनको देखना पड़ेगा, जिसमें हम देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेनली यहाँ पे जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, विशिष्टीकरण है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है उसमें क्या होता है। तो अभी यहाँ पे हमें यही पता चलेगा कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो किसके अंडर कंट्रोल में है, वो क्या है, कैसे हमें क्या पता चल रहा है। तो देखिए, ये रिफ्लेक्स एक्शन का दिया गया। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की जो रिस्पॉन्स हमको मिलता है, उसके फलस्वरूप जो हमें अचानक सडन एक्शन जो हमको मिलता है उसकी चर्चा करते हैं। तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी जो पर्यावरण में अनुक्रिया हो रही है, जो रिस्पॉन्स हो रहा है, अगर वो अचानक हो रहा है, जब भी हम इसकी चर्चा करते हैं कि सडन एक्शन जो होता है उसकी चर्चा जब भी करते हैं, तो हमेशा जो वर्ड आता है वो प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्स का वर्ड आता है, ठीक है। इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम कहते हैं कि मैं प्रतिवर्त स्वरूप यानी कि रिफ्लेक्सली बस से कूद गया, अचानक मैं बस से कूद गया, ऐसे नहीं बोलते, नहीं, अचानक मैं बस से कूद गया। तो अचानक मतलब प्रतिवर्त स्वरूप, तो रिफ्लेक्सली मैं बस से कूद गया। मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया, मैंने अचानक आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया क्योंकि मेरा हाथ जलने लग गया था। मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लग गया, अचानक मेरे मुंह में पानी आने लग गया जैसे हमने खाने को देखा। तो इसका क्या अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं और उसके बारे में विचार नहीं करते हैं या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं, फिर भी ये वे स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों पर अनुक्रिया कर रहे हैं। सिंपल सा हम यहाँ पे यही समझ सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनसे यही पता चल रहा है कि इनके बारे में हम सामान्य विचार नहीं कर रहे हैं, थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, बस ये तुरंत तुरंत चीज़ें होती चली जा रही हैं, ठीक है। तो क्या है, ये जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रण में महसूस नहीं करें, कंट्रोल में भी नहीं हो रही। भाई हम ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इतनी तेज़ मेरी भूख लगी हुई है कि हम अपने सलाइवा को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वही चीज़ें, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको जो सडन होती हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, कि हम उनके कंट्रोल को महसूस नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी ये जो स्थितियाँ जहाँ हम अपने पर्यावरण में होने वाले चेंजेस के प्रति रेस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो इन परिस्थितियों में नियंत्रण व समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये एक क्वेश्चन है। तो आइए देखें, इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए दुराग्रही और ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मतलब कि एकदम अर्जेंट और बुरी डेंजरस हो सकता है। भाई आग की लपट को छू रहे हैं तो हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करेंगे। एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है और इसलिए अपने आप हाथ हटा लेना चाहिए। तब तक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। बिल्कुल भाई, हम हाथ अपना आग के ऊपर रखे हुए हैं, उतने में कि हमें हाथ हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, इसके लिए हम सोचें, यानी जो है हमारे पास जो मैसेज आया है उसको हम मैसेज ब्रेन तक के पहुंचाएं। उसके बाद ब्रेन जब रिस्पॉन्स करेगा फिर हम हाथ हटाएं। तो वही है, जब ऐसा अगर हम कर रहे हैं, यानी जो हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो लॉ है, मतलब कि जो रूल है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसको फॉलो करने से मतलब उसके क्या कंडीशन होगी वो तो बात की बात है। लेकिन पहला तो क्वेश्चन यही उठेगा, आखिर समय कितना वेट करना होगा, मतलब कितना वेट करना होगा। तो उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है, ठीक है।
विचार करना एक जटिल क्रिया है, अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अनियन क्रियाओं से जोड़ने के लिए बाध्य है। तो ये जो तंत्रिका आवेग, तंत्रिका कोशिकाओं के नर्व सेल्स की जो नर्व इम्पल्स हैं, ठीक है, इनकी जो जटिल अन्योन क्रियाएं होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन जो है उससे जुड़ने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है। तो भाई इसके लिए हम जो है सोचें, उसके बाद हम मैसेज भेजें ब्रेन तक कि फिर रिप्लाई आए। तो हमें कितना वेट करना पड़ेगा, कि हम कितना वेट करें, इतना ज़्यादा ना वेट करना पड़ जाए कि पता चला हाथ ही जल जाए। तो वही है कि इसी प्रकार के जो आवेग हैं जिनके बारे में हम लोग ने पहले जो है पढ़ा है, उन्हें उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन की आवश्यक है। और विचार करना तो वही है कि है कि नहीं है, और अगर है तो कितना टाइम लगना चाहिए। तो विचार करना एक जटिल क्रिया है, अतः ये बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं की तंत्रिका आवेग की जटिल अनियन क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो एक जटिल क्रिया है तो जाहिर सी बात है टाइम तो लेगा ही ना। तो इसके लिए कोई और सिस्टम भी होना चाहिए, तो देखते हैं क्या है। यदि यह वस्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है, ये एक वस्तु स्थिति की कंडीशन आ गई है, जिसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारे शरीर में सोचने वाले जो ऊतक हैं, टिश्यूज़ हैं, वो जटिल रूप से व्यवस्थित जो न्यूरॉन हैं उनके घने जाल के रूप में बने हुए हैं। ये खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित हैं, जो हेड होता है, ठीक है, जो कंकाल है, खोपड़ी है, ठीक, उसके आगे का जो सिरा होता है वहाँ पे ये स्थित है। सारे न्यूरॉन्स का पूरा जाल वहाँ पे स्थित है, तथा शरीर के सभी इस हिस्सों में संकेत प्राप्त करते हैं। मतलब ये जो न्यूरॉन है जो कि अग्रभाग में, खोपड़ी के अग्रभाग में स्थित हैं, ये जो है शरीर के जितने भी हिस्से हैं उनसे संकेत प्राप्त करते हैं, जो भी सिग्नल आ रहे होते हैं उनको प्राप्त करते हैं, तथा उन पर अनुक्रिया रिस्पॉन्स पहले विचार करते हैं। रिस्पॉन्स के लिए अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। भाई देखिए, ये मस्तिष्क, ब्रेन का काम ही यही है, जो भी संकेत उनका बॉडी से आ रहा है, ठीक है, और जो ये जो न्यूरॉन का जाल जो इनके ब्रेन के जो आगे का जो हिस्सा है, खोपड़ी के आगे का जो हिस्सा है, उसमें जो इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, सभी हिस्सों से, बॉडी के सभी हिस्सों से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उन पर तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, पहले विचार करते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स करते हैं। निसंदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। जाहिर है, तो ये जो है मतलब ये जाहिर है एक कंप्यूटर है, मान लीजिए ब्रेन एक कंप्यूटर है, और वो जो है जहाँ जहाँ से सिग्नल प्राप्त कर रहा है, जहाँ जहाँ से जो भी जो है इसके पास डेटा आ रहा है, ठीक, तो वो डेटा क्या किसी वायर के थ्रू ही तो कनेक्ट होगा, तो ये वायर पूरी बॉडी में फैले होंगे। तो वही है कि जो तंत्रिकाओं के द्वारा, जो नर्व सेल्स हैं उनके द्वारा जो है ये पूरा बॉडी में विभिन्न भागों से ये जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। तो उसके बाद है कि इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। मस्तिष्क का ये वाला जो पोर्शन होता है, अगर वो पेशियों को गति करने का आदेश दे रहा है मसल्स की, ठीक है, तो क्या करेंगी, तो तंत्रिकाएं जो होती हैं वो इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देंगी कि जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी कि वहाँ पे आपको ये काम करना है, और जो है अपने मसल्स को इस तरीके से मूव कराना है। हम किसी गर्म वस्तुओं को छुएं और हमें ये सब करना पड़े तो इसमें काफ़ी समय लगेगा कि हमें जलन महसूस कर सकते हैं। जाहिर है, क्योंकि जो भी सिग्नल है जो हमारी बॉडी से ब्रेन तक के जा रहा है, ब्रेन में बैठा जो कंप्यूटर है वो उसको पहले सोचेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स करेगा। तो ये जो फिर वो रिस्पॉन्स करेगा, फिर वो पूरे जो सिग्नल है वो पूरी बॉडी में भेजे जाएंगे, उसके बाद उसके जो है सिग्नल के अकॉर्डिंग उसमें काम किया जाएगा। इतने में तो काफ़ी देर हो जाएगी, हाथ जल करके किनारे चले जाएगा, ठीक है, तो वो जलन महसूस होने लगेगी, जलेगा तो जलन महसूस होगी। तो शरीर की डिज़ाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है। ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं, ऊष्मा की जो संवेदना है उसके बारे में सोचने की जगह हमें क्या करना है, जो नर्व सेल्स जो हैं वो ऊष्मा का पता लगाती हैं, हीट का जो है महसूस करें हीट को, उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति कराती हैं। अब जो हीट को महसूस कर रही हैं जो नर्व्स, उनको उन तंत्रिकाओं जो मसल्स हैं उनसे जो है जोड़ दिया जाए, ठीक है।
जो पेशियाँ जो जैसे मान लीजिए हमारे हाथ हैं, हमारे हाथ भी मसल्स के भी बने हुए हैं और इनके बीच में तार भी फैले हुए हैं, यानी तंत्रिका कोशिकाएं भी हैं। अब वो जो तंत्रिका कोशिकाएं जो हमने अपने हाथों से किसी गर्म चीज़ को पकड़ा, तो पहले जो उसकी नर्व सेल्स जो होंगी वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगी, वो उनको जो हीट जो महसूस करने वाली होती हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद वो एक्टिव होने के बाद किसको एक्टिव कर देंगी, मसल्स जो सेल होती हैं उनको एक्टिव कर देंगी, और फिर उसके बाद उनको गति कराती हैं। तो जो प्रक्रम आगम संकेत का पता लगाने, तो ये जो ऐसे जो प्रक्रम होते हैं, ठीक है, जो कि डिटेक्टिंग सिग्नल होते हैं, प्रोसेस करते हैं डिटेक्टिंग सिग्नल की तरह, आगम संकेतों का पता लगाते हैं, तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करते हैं। तो पेशियों की गति कर ये जो है क्या करते हैं, पेशियों की गति कराते हैं। तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करते हैं। आगम संकेत डिटेक्टिंग सिग्नल, निर्गम क्रिया आउटपुट सिग्नल, कहने का मतलब है इनपुट आउटपुट का जो पूरा काम करते हैं वह अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंध को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, यानी रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे यही समझ में आया कि देखिए जो शरीर की डिज़ाइन जो होती है उसको, अगर ये जो समस्या हमारे पास है, जो ब्रेन से सूचना लेना, उतने में हमारा हाथ जल जाना, इतना टाइम लगने के बाद, तो इसको हल कैसे किया जाए। इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो ऊष्मा को महसूस करने वाली जो नर्व सेल्स हैं उनको तुरंत मसल्स जो होती हैं, जो उस जगह की मसल्स होंगी उनसे कनेक्ट जो है, मतलब गति करने वाली जो मसल्स होंगी उनसे उनको कनेक्ट कर लिया जाए। कि जो नर्व सेल्स हैं वो जैसे ही हीट को महसूस करेंगी वो तुरंत जो है जो मसल्स हैं वहाँ की जो मसल होगी उसको वो एक्टिव कर देंगे, और वो एक्टिव होंगे तो तुरंत हाथ हट जाएगा। ठीक है, तो इसमें इनपुट आउटपुट की प्रोसेस उसी समय ही हो जाएगी, और उसी समय ये जो तेज़ी से जो अतिशीघ्र ये जो काम हुआ है, तो ये जो पूरी अतिशीघ्र काम बहुत ही सडनली ये जो वर्क हुआ है, इसी को ही हम प्रतिवर्ती चाप कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। तो इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंध आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए। तो यही है संबंध आगत जो मतलब कि तंत्रिका है, जो वही है इनपुट नर्व, और निर्गत तंत्रिका आउटपुट नर्व, उसके मध्य में कहाँ होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है। किसको, ये जो रिफ्लेक्स आर्क है, प्रतिवर्ती चाप। सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं, वही सबसे जो है एकदम मतलब कि एकदम सीटेबल जो पॉइंट होगा। ठीक है, जहाँ पे वो सबसे पहले एक दूसरे से मिले होंगे। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। पूरे शरीर की जो तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, वो मेरुरज्जु जो होती है, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड जो होती हैं, उसमें मस्तिष्क को जाने, ब्रेन को जाने वाले जो रास्ते हैं उनमें एक बंडल में मिलती हैं, एक बंडल के फॉर्म में रहती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। अब ये यही जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसी में ही रिफ्लेक्स आर्क बनते हैं, और तभी ब्रेन तक की जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहीं से ही जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वहीं से ही हमारा जो सडन वर्क जो होता है वो वहीं से ही कंप्लीट हो जाता है। यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती हैं, जो ये जो इनपुट की जो सूचनाएं हैं वो मस्तिष्क तक भी जाती हैं, लेकिन आउटपुट का काम प्रतिवर्ती आर्क जो जहाँ पे बन रहा है, रिफ्लेक्स आर्क यानी स्पाइनल कॉर्ड से ही हो जाता है। आउटपुट का काम वहीं से ही हो जाता है। हालांकि जो इनपुट वाली जो सूचनाएं हैं वो ब्रेन तक भी जाती हैं। ठीक है, अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प हैं, ठीक है, या फिर अनुपस्थित हैं। इस वजह से अतः ये स्पष्ट है कि प्रतिवर्ती विचार वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। मतलब सिंपली हम यहाँ कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे जंतु हैं जिनमें ये जो रिफ्लेक्स जो आर्क है वो इसलिए भी डेवलप हो गया क्योंकि उनके ब्रेन में जो जटिल न्यूरॉनों का पूरा जाल है, जो सोचने का काम करते हैं, और जो है जो मतलब बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, वो या तो बहुत कम मात्रा में या फिर है ही नहीं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात ये सारे प्रोग्राम भाई हर किसी को फील करना ही है। तभी तो होता है ना कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनमें जो ये जो जैसे हीट वगैरह को जो एब्जॉर्ब कर
जो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो वर्क होता है, अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए या किसी तरीके से ये जो रिफ्लेक्स आर्क है वो अगर बनना बंद हो जाए तो क्या होता है, तो जो जंतु होते हैं या फिर जो मनुष्यों में जिनमें ऐसा हो जाता है उनको पता ही नहीं रहता है कि वो हाथ गर्म पे रख रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है मतलब कि इनका हाथ कट रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई किसी भी तरीके का दर्द का या किसी भी तरीके के रिफ्लेक्स एक्शन का उनको महसूस ही नहीं होगा। तो ये चीज़ होती है। अब यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद, जबकि जो ये जो न्यूरॉन जाल है वो जब अस्तित्व में आया, जैसे बहुकोशिकीय जीव के जो जटिल जीव हैं उनमें ये आया, तो उसके बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब है कि ये जो जटिल न्यूरॉन जाल है वो अस्तित्व में आ गया, ठीक है। अब सारा जो जो काम है, मेन कंट्रोल जो है वो हमारे मेन कंप्यूटर से, सुपर कंप्यूटर है ब्रेन वाला, उसके अंडर कंट्रोल में आ गया। लेकिन फिर भी ये जो प्रतिवर्ती चाप वाला जो काम है, यानी रिफ्लेक्स आर्क वाला जो काम है, जो तुरंत अनुक्रिया रिस्पॉन्स जो हो रहा है, वो अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। और ये जो है स्पाइनल जो कॉर्ड होती है, ठीक है, मेरुरज्जु के अंदर ही ये सारा काम होगा। अब यहाँ पे दिया गया प्रतिवर्ती चाप बनते कैसे हैं, तो आइए देखें क्या है, कैसे ये बनते हैं। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये है गरम भगोना, ठीक है, हीट। अब यहाँ पे हमारा जो हाथ है जो कि रिसेप्टर की तरह काम करेगा, ये क्या करेगा, ये इसको छू रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो स्किन है वो जैसे इससे टच होगी तो स्किन में ग्राही रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हीट और दर्द को महसूस करेंगे। जब जलेगा तो दर्द तो होएगा ही ना, जलन होगी, उसके बाद इसको महसूस करेंगे। फिर ये जो कार्यकारी जो मसल्स होती हैं इनसे होता हुआ, अब पहले यहाँ पे जो देखिए जो आगम सूचना हम लोग ने देखी नहीं थी, इनपुट जो जा रहा है, ठीक है, तो ये इनपुट को ले जाने का काम कौन कर रही है, संवेदी तंत्रिका कोशिका कर रही हैं। संवेदी तंत्रिका कोशिका जिनको हम सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगी, यहाँ पे जो हीट, जो भी हाथ जल रहा है उसको इन्होंने महसूस किया, तुरंत ही जो सेंसरी न्यूरॉन मोटर जो थी वो लेकर के गई, कहाँ तक ये सूचना लेकर के गई, यहाँ पे देखिए प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका जो यहाँ पे दी गई है, ठीक है, रिले न्यूरॉन वहाँ तक के जाएंगे, रिले न्यूरॉन तक के। ये यहाँ पे आपकी दी गई है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए रिले न्यूरॉन जो है वो यहाँ पे सिग्नल तुरंत ले लेगी, ठीक है, ब्रेन तक भी ये जाएगा। यहाँ मेरुरज्जु ने ही सारा काम कर दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने, वहीं से होते ही ये वापसी हो गई इसकी, और जो कुछ जो नॉलेज यहाँ तक की आई थी, जो इनपुट आया था वो ब्रेन तक भी भेज दिया गया, मस्तिष्क तक भी भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही हाथ ने गर्म भगोने को छुआ, स्किन उसकी टच हुई, स्किन रिसेप्टर की तरह काम की, जब उसने हीट और दर्द को महसूस किया तो ये जो हीट और दर्द वाली जो सूचना थी, सिग्नल था, वो संवेदी तंत्रिका कोशिका जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन है उसने ले लिया। वो लेते हुए कहाँ गई, स्पाइनल कॉर्ड का जो प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका होती है, रिले जो न्यूरॉन है, यहाँ से होता हुआ इसको वापस रिटर्न कर लिया, जो भी इनको जो है दिया गया कि आपको हटा लेना है, जो भी संदेश दिया गया कि करना क्या है। उसके बाद जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका जो मोटर न्यूरॉन है वो इसी जो संदेश सूचना मिली है उसको लेते हुए वो कहाँ पे किसको दे देंगे, ये जो कार्यकारी जो मसल्स यहाँ पे दी गई हैं इनको दे देंगे, और जैसे ही इनके पास नॉलेज आएगी तो ये तुरंत हाथ हटा दिया जाएगा। ये सारा काम कहाँ से हुआ, स्पाइनल कॉर्ड से ही सारा फिनिश कर दिया गया, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो प्रतिवर्ती चार बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में बन रहे हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो इनपुट आया है वो मस्तिष्क को भी भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है कि सुपर कंप्यूटर को जो है छोड़ दिया जाएगा, वे कंप्लेन कर देंगे या जॉब से हटा देंगे। तो देखिए, क्या आप उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होती हैं, यानी ऐसी घटनाएं, ऐसी घटनाओं का क्रम जो कि हमारी आंखों में अगर तेज प्रकाश, आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही बहुत तेज लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तुरंत आंखें जो है वो पलकें झपक जाती हैं, ये भी तो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन ही तो है। अब हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क। तो मनुष्य का जो ब्रेन है अब उसको भी पढ़ लेते हैं, बहुत ज़रूरी हो गया। क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है, भाई स्पाइनल कॉर्ड जो है इसका काम क्या खाली रिफ्लेक्स एक्शन का है ये, तो देखिए निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाली प्राणी हैं, बिल्कुल हम बहुत सोचते हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती हैं, ये जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्व सेल्स की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिक संबंध होते हैं। जब सोचा जाता है, थिंकिंग की जाती है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है ये
क्रियाविधि जो होती है, कार्य प्रणाली बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है तथा तंत्रिका का पूरा एक संबंध हो जाता है, पूरा सेल्स का एक जो है रिलेशन बन जाता है, क्या क्या मतलब क्या किस तरीके से क्या काम करना है। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं, जो सेंटर पे होते हैं, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। ठीक है, मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो यही होते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क में ये सारे जो है जो सूचनाएं जो होती हैं वो मस्तिष्क में ही सेंटर्ड होती हैं। ठीक है, और यही जो है मुख्य समन्वय केंद्र है कोऑर्डिनेशन का। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं। जो हमारा ब्रेन है और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों मिल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। क्या करते हैं? शरीर के जितने भी भाग हैं उनसे सूचनाएं प्राप्त करेंगे, सूचनाओं को जो है कलेक्ट करने के बाद उनका समाकलन करेंगे। ठीक है, तो यही जो है सूचनाएं हैं उनको लेकर के उसके बारे में उनका क्या जो है इकट्ठा करने के बाद जो भी इस पर सोच विचार करना है वो सारा काम इनको ये करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं, जैसे कि लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि। ये सारी जो क्रियाएं हैं वो हम जानते हैं ये कैसी क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं। अगर मेरा मन नहीं है तो हम ताली नहीं बजाएंगे। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं कैसी हैं? ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तो ये जो है मतलब कि ये जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। ऐच्छिक क्रियाओं को वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। उनके उदाहरण में जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित है। यानी कि जैसे आपका जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो गया तो अब दिमाग में यही आएगा कार्यक्रम समाप्त हो गया तो आगे करना क्या है, तो आगे ताली बजाना है, ये इस पर निर्भर करता है। ठीक है, अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। तो जो ताली बजाने के लिए मस्तिष्क ही तो पहले सोचेगा कि हाँ जो है हमारा जो वो है जो भी शो हो रहा होगा कार्यक्रम वो समाप्त हो गया है, तो अब वो संदेश भेजेगा मसल्स तक के। ठीक है, कि जो है अब तालियां बजने के लिए जो है मसल्स अपना काम करना स्टार्ट करो, यानी हाथ उठो। ठीक, तो ये दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्र का तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। ये सेकंड इसमें प्रोसेस है। तंत्र का तंत्र क्या कर रहा है? ये जो संचार जो भी सिग्नल है वो कहाँ भेज रहा है? पेशियों में भेज रहा है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्र का तंत्र सुगमता प्रदान करता है। क्या यहाँ बताया गया है? केंद्रीय तंत्र का तंत्र। ठीक है, ये जो आपका सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम जो होता है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र। ठीक है, ये क्या करता है? केंद्रीय तंत्र का तंत्र ये शरीर के अन्य भागों में संचार को, जो भी सिग्नल है शरीर के अन्य भागों में, बॉडी के बाकी के जितने अदर पार्ट्स हैं उनको परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तंत्र सुगमता प्रदान करता है। इजी है, जो सिग्नल को भेजने का जो काम है वो पेरिफेरल वाला जो नर्वस सिस्टम है वो इजी कर देता है। जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं, जो मस्तिष्क से निकलने वाली क्रेनियल नर्व जो होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं जो होती हैं, तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन में भी ये पूछी गई है कि कपाल तंत्रिकाएं यानी कि क्रेनियल नर्व जो है वो कहाँ से निकलती हैं, स्पाइनल नर्व जो है मेरु तंत्रिकाएं ये कहाँ से निकलती हैं। तो कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलती हैं, ब्रेन से निकलती हैं। वही जो मेरुरज्जु से निकलती हैं वो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, जिनको हम जो है स्पाइनल नर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो क्रेनियल नर्व हो गई, नीचे वाली क्या हो गई? स्पाइनल नर्व हो गई, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान कर देता है। ठीक है, जैसे जैसी आपको संभावना होगी ये एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों में से जो विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है पूरा करेगा। तो क्या करेगा? ये पूरा अपना काम किस तरह से करेगा? ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन पूरी तैयार की गई है, एक जटिल अभिकल्पना है जिसके द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से, मस्तिष्क जो है उसके विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत, जो भी इनपुट और आउटपुट की जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उनको इकट्ठा करेगा, उनको समाकलित करने के लिए उत्तरदायी, मतलब ये जो है एक रिस्पॉन्सिबल है कि उनको उनका इनपुट लेना, सभी जितने भी सिग्नल्स हैं, और फिर उनका जो है आउटपुट देना। ठीक है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए उत्तरदायी होगा, और ये इसी के द्वारा ही ये पूरा काम किया जाएगा। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग हैं या क्षेत्र हैं जिनके नाम यहाँ पे देखिएगा कि यही जो है इनपुट आउटपुट का जो पूरा काम है वो ब्रेन के कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो उनका किन किन बॉडी के किन किन पोर्शन पर उनका कंट्रोल है। तो उसके बेस पे जो हमारा ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क जिसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन है। आप यहाँ पे देखिए
ब्रेन का ये पूरा मानव मस्तिष्क का दिखाया गया है। ये वाला जो है ये है अग्र मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन वाला ये आगे वाला, तभी तो हम लोग देखा जो सारी नर्व जो सेल्स होती हैं उनको पूरे जाल जो होता है वो अग्रभाग में, जो मस्तिष्क का जो अग्रभाग होता है उसमें होता है। ठीक है, तो ये आगे के भाग में हो जाएगा। उसके बाद ये है प्राम मस्तिष्क। प्राम मस्तिष्क जो होता है ये जो है ये पोर्शन है, अभी हमें पता चलेगा कि किसका ये पोर्शन है, तो इसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। प्राम मस्तिष्क ये है, ठीक है, सेरिब्रम। ये कपाल खोपड़ी वही स्कल यहाँ दिखाएगा। मध्य मस्तिष्क ये बीच वाला पोर्शन होता है, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा पश्चिम मस्तिष्क। अच्छा यहाँ पे देखिए यही जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का ये वाला जो पोर्शन है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हम सब देखेंगे अभी नीचे कि हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है, सभी चीज़ें। ये वाला पोर्शन यहाँ पे क्या है, पीयूष ग्लैंड, सबसे बड़ी सबसे छोटी ग्लैंड है पूरी बॉडी की, सबसे छोटी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड भी इसे कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्लैंड। अच्छा, उसके बाद आती है पश्चिम मस्तिष्क, जो हिंड ब्रेन होता है। हिंड ब्रेन जो है वो डिवाइडेड है पोन्स और मेडुला में। ये वाला पोर्शन होता है पोन्स और ये होता है मेडुला, तो ये दोनों पोर्शन मिल करके हिंड ब्रेन बनाते हैं। उसके बाद आता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होता है इसको सेरिबेलम कहते हैं। अच्छा, दो पोर्शन आपका काम करता है। अभी काफ़ी क्वेश्चन आएगा कि सेरिब्रम का क्या काम है, प्राण मस्तिष्क का। अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम का क्या काम है। और ये लास्ट में है मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड का दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम ब्रेन के बारे में जितनी भी टर्म्स यहाँ बताए गए सबको डिस्कस करेंगे। देखिए, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। कौन होता है, फोर ब्रेन होता है। इसमें विभिन्न ग्राही से संबंधित जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनसे संवेदी आवेग, जो भी सेंसरी जो इम्पल्स जो सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, वो प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र, अग्र मस्तिष्क जो फोर ब्रेन होते हैं इनके अलग अलग जितने भी क्षेत्र हैं वो सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। ठीक है, अगर मस्तिष्क के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो सुनने, सूंघने, देखने के लिए और जितने भी वर्क हैं उनके लिए स्पेशली उनको जो है बनाया रखा गया है। इसके साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं, जहाँ इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। यानी कि ये जो एसोसिएशन पूरा किया गया है इसमें जो साहचर्य के क्षेत्र एसोसिएटेड जो एरियाज हैं वो पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, जहाँ इन संवेदी सूचनाओं को, जो ये जो संवेदी सूचनाएं मिल रही हैं इनको अन्य ग्राही, अन्य जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनसे प्राप्त सूचनाओं, अन्य जो रिसेप्टर्स हैं उनसे जो सूचनाएं मिल रही हैं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र जो सूचनाएं हैं उनका अर्थ लगाया जाता है। ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस जो है उनका मतलब देखा जाता है। इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया जो रिस्पॉन्स किया जाएगा तथा सूचनाएं जो कि प्रेरक के फॉर्म में है, ठीक है, मोटर एरिया की फॉर्म में है, क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जो हमारी टांग की पेशियां को नियंत्रित करती हैं। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, ये सभी जो यहाँ पे जो बातें कही गई हैं कि जो सूंघना, देखना, ये सब विशिष्टीकृत है, और या फिर जो ये जो एसोसिएशन के जो कार्य हैं वो अलग अलग, उनकी क्षेत्र एरिया को अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है। जो भी हमारे पास अन्यग्राही जो सूचनाएं हमारे पास हैं या जो पहले से मस्तिष्क में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनका पूरा मतलब उनकी मीनिंग निकालने के बाद ये आधारित इस पर यही एक निर्णय लिया जाता है कि जो रिस्पॉन्स किया जाएगा, जो सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक मतलब कि जो रिस्पॉन्स किया जा रहा है तथा जो जो सूचनाएं हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो जो सूचनाएं हैं, ठीक है, वो प्रेरक जो यहाँ पे मोटर एरियाज हैं उनके प्रेरक क्षेत्र मोटर एरियाज तक कैसे पहुंचाई जाए, जो कि ऐच्छिक पेशी, जो हमारी जो वॉलंटरी पेशी है, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार जिनका काम करेंगे, ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारी टांगों की जो पेशियां होती हैं कि हमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, उसको नियंत्रित करती हैं। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने में अधिक जटिल है। प्रकृति में कुछ ऐसे संवेदन हैं, ठीक है, जो सेंसेशंस हैं, सेंस हैं, वो क्या करते हैं, वो देखने और सुनने से जटिल हैं। जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, सुनने और देखने से भी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। हमारा पेट पूरा भरा है ये जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है, जिसे हम अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। ठीक है, तो ये हमारा पेट पूरा भरा हुआ है, इसको हम किससे जान सकते हैं, तो हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, जो फोर ब्रेन है, इसमें एक अलग से एक जो है भाग है, ठीक है, जो कि भूख पर कंट्रोल करता है। तो अभी हम देखेंगे वो कौन सा पार्ट है। मानव मस्तिष्क के निम्नांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। जो ऊपर जो है हम लोग ने अभी पूरे
ब्रेन का जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें जितने भी टर्म पढ़े थे, अब इसकी बारे में हम देखेंगे कि क्या है उनका काम। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं, अलग अलग भाग जो हैं उनके अलग अलग कार्य हैं। अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग का कार्य बताइए कि किसका क्या काम है। आइए प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्स शब्द का दूसरा उपयोग भी देखें। जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन के 12 मतलब कहने का है कि जैसे ही हम किसी भी चीज़ को, जैसे हमें भूख लगी है और हम पसंद करते हैं कुछ भी खाने के लिए, कोई टेस्टी खाना, हमें भूख एक तो ऑलरेडी लगी है, दूसरा हमारे सामने कोई टेस्टी सा खाना आ गया जो हमें बहुत पसंद है, ठीक है, तो अनायास ही मतलब अपने आप ही हमारे मुंह में सलाइवा आ जाएगा, हमारे मुंह में पानी आ जाएगा। हृदय स्पंदन के बारे में हम ना भी सोचें तभी भी वो होता रहेगा। हार्ट बीट है, उसे अगर हम नहीं सोच रहे हैं तभी भी वो होती रहेगी, ठीक है। तो वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी हम आसानी से इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है? अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं, इन जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, उनमें से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। यहाँ पे प्रतिवर्त रिफ्लेक्स एक्शन का दूसरा मतलब यहाँ पे ये पूरा बताया गया है कि कई सारे ऐसे एक्शंस हैं, ठीक है, जिनके लिए हमें स्पेशली सोचने जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है अचानक अपने आप जो है तुरंत मतलब अचानक से हो सकते हैं, या जिन पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है। भाई ब्रेन का कंट्रोल नहीं है या हमारा अपना खुद का कंट्रोल नहीं है। खुद का कंट्रोल मतलब ऐसे कह सकते हैं कि खुद का कंट्रोल कि जैसे हार्ट बीट हो रही है, उस पर हम नहीं चाहते हैं कि हम खुद चाहता चाहे हम कर ही नहीं सकते उसको कंट्रोल में, ठीक है। कि हम सांस ले रहे हैं तो हम, या भोजन पचा रहे हैं, उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, हम सांस रोक सकते हैं लेकिन अंदर कैसे ली जा रही है, कैसे क्या, ज़्यादा देर तक हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। हमको जो है वॉल्यूमेंट्री रोक तो सकते हैं लेकिन वो कुछ ही देर ही के लिए। तो वही चीज़ है कि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम इनवॉलेंट्री जो है एक्शंस कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे। वो मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क जो हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है उससे नियंत्रित होती है, इसके कंट्रोल में होती है। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, ये सभी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो, जैसे यहाँ पे रक्तदाब दिया गया, ब्लड प्रेशर है, लार का आना, वमन, वही वॉमिटिंग का या नौसिया का फील होना, पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये किसकी कंट्रोल में होता है? देखिए, मेडुला वाला जो पोर्शन होता है, मेडुला हम लोगों ने देखा था ना यहाँ पे, जो हमारा हिंड ब्रेन था उसमें था मेडुला का, देखिएगा ये पश्चिम मस्तिष्क दो पोर्शन में डिवाइडेड है, पॉन्स और मेडुला, ठीक है। तो मेडुला का वर्क हमने क्या देखा कि जो जो है वही सलाइवा आ जाता है, या मतलब जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जैसे कि रक्तदाब का, हमारा ब्लड प्रेशर पे कोई कंट्रोल नहीं, लार के आने पे कोई कंट्रोल नहीं, या नौसिया का होना, ये सारे जो कंट्रोल है ये सारा किसके अंतर्गत आता है? मेडुला के अंतर्गत आता है। कुछ क्रियाओं जैसे कि एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाने पर विचार कीजिए, ठीक है। कुछ ऐसी यहाँ पे क्रियाएं दिखाई गई हैं। तो अब इसमें क्या करना है, ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग जो अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, ठीक है। जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, ये जो हिंड ब्रेन है उनमें स्थित जो भाग अनुमस्तिष्क द्वारा है, अनुमस्तिष्क का जो यहाँ पे सेरिबेलम का जो पोर्शन है ना, नीचे वाला पोर्शन, हमने सेरिबेलम का नहीं देखा था, अनुमस्तिष्क वाला, तो जो हिंड ब्रेन में स्थित जो अनुमस्तिष्क है उसके द्वारा ही संभव हो सकता है, सेरिबेलम के द्वारा संभव हो सकता है। क्या? ये जो हमारी जो क्रियाएं हैं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये सब तो जो है अनुमस्तिष्क के द्वारा ये संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। यानी कि जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो वॉलेंट्री मसल्स या वॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं, उनके प्रेसिजेंस के लिए, उनकी परिशुद्धि के लिए, और साथ ही साथ शरीर की जो यहाँ पे जो है उनकी जो संस्थिति या उनका संतुलन दिया गया है, ठीक है, उनके पोस्चर और उनके बैलेंस, इनका जो पूरा कंट्रोल दिया गया संतुलन में, उसके लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए कि यदि हमें इनके बारे में नहीं सोच रहे, मतलब हम जो है ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा?
मतलब इन सभी के बारे में ये जो घटनाएं हो रही हैं, नहीं रेखा में, सीधी रेखा में चलना या साइकिल चलाना, इस तरीके से और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ये सारी जो घटनाएं होती हैं, यदि वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो अब यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं। अब इतना इम्पॉर्टेंट काम करने वाले हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल जो कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है और हमारा जो मस्तिष्क है, ये इतना सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, तो इसकी रक्षा के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए भी तो कुछ होगा। तो इन टिश्यूज़ की सेफ्टी किसके अंडर कंट्रोल में होती है, मतलब कैसे होती है, तो उसे देखेंगे। जैसे मस्तिष्क है उसकी तरह जो ब्रेन है उसकी तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। मस्तिष्क जो ब्रेन है जो बहुत सारी क्रियाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर ब्रेन के बॉडी का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो उसकी जो सावधानी, उसकी जो है रक्षा भी तो आवश्यक है। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की गई है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित है। पूरा जो ब्रेन है वो हड्डियों का एक बॉक्स, जिसको हम स्कल बोलते हैं, खोपड़ी कहते हैं, ठीक है, उसमें स्थित है। बॉक्स के अंदर तरल, और इसके अलावा उस बॉक्स के अंदर है क्या क्या चीज़ें, तरल पूर्ति गुब्बारे में मस्तिष्क होता है। यानी कि ये एक जो ब्रेन है वो एक गुब्बारे के जो है बीच में ये स्थित होता है, ठीक है। जो कि ये गुब्बारे के बीच में कैसा भरा होता है, तरल पूरित होता है, उसमें लिक्विड भरा रहता है, लिक्विड इसके अंदर भरा रहता है। और इसका काम क्या होता है, ये प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यानी किसी भी तरीके का यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर, किसी भी तरीके की कोई चोट वगैरह अगर वो लग रही है, तो ब्रेन मस्तिष्क तक पहुँचने से पहले जो ये तरल पूर्ति वाला जो गुब्बारा पूरा लिक्विड के फॉर्म में जो भरा हुआ है, वो उसको पहले ही एब्जॉर्ब कर ले, ब्रेन तक पहुँचने ही ना दें। यदि आप अपने हाथ को कमरे के मध्य के नीचे, सॉरी कमर के मध्य के नीचे, ठीक है, तो अगर आप अपने हाथ को कमर के जो मध्य है, एकदम मिड वाला जो पोर्शन है, इसके नीचे लेकर के जाएं, तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे पीठ में, ठीक है। कमर के नीचे वाले पोर्शन जो नीचे जो है और मिड में अगर लेकर के हाथ जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि उभरी जैसी संरचना, कठोर और उभरी जैसी संरचना आपको दिखेगी। ये क्या है, ये आपकी कशेरुक दंड या फिर रीढ़ की हड्डी, इसी को ही कहते हैं, ठीक है। ये आपका वर्टिब्रल कॉलम होगा जो मेरुरज्जु की रक्षा करता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो ब्रेन है वो भी इतना सॉफ्ट है, उसकी रक्षा कौन कर रहा है, स्कल जो खोपड़ी है उसके अंदर, और साथ ही साथ और भी सारी चीज़ें थी। एक लिक्विड के बीच में जो है ये स्थित था, ताकि वो मतलब कि इसके अंदर जो भी आघात आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके, और जो चोट लग रही है उनको भी एब्जॉर्ब कर सके, और साथ ही साथ जो है उसको, जो आपका जो है ये है, तो ब्रेन को चोट लगने से भी बचा सके, और साथ ही साथ उसको वो जो ड्राई नहीं हो जाता है, ड्राई होने से भी वो लिक्विड जो है वो पूरा उसको सेफ रखे। इसी के साथ ही ये तो ब्रेन की सेफ्टी हो गई। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो भी बहुत काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसकी सेफ्टी के लिए वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे कॉलम टुकड़ों में वो पूरे रहते हैं, उनके बीच में ही जो है स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि जो कशेरुक दंड यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है या रीढ़ की हड्डी है, वो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती है, उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। अब आता है तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करते हैं। तो देखिए, अब तक हम तंत्रिका ऊतक जो नर्व टिश्यू है इनकी चर्चा कर रहे थे कि यह कैसे सूचना एकत्र करता है, इन्हें शरीर में कैसे भेजता है, सूचनाओं को संसाधित करता है, इस पर जो जो सूचनाएं हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से उनको प्रोसेस में लाता है, उनका कन्वे कैसे करता है। तो उसको जो है सूचनाओं को कैसे प्रोसेस में लाता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है, जैसी जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, जैसी सूचनाएं मिली हैं उन्हीं के आधार पर निर्णय लेता है, और पेशियों तक क्रिया करने के लिए निर्णय को कन्वे करने का काम करता है, इसको संवाहित करता है। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक जो नर्व टिश्यू है, जिसको हम अभी तक के पूरे चैप्टर में हम लोग ने काफ़ी अच्छे से डीपली डिस्कस किया, ठीक है, तो वो किस तरीके से सिग्नल्स को ले रहा है और उन्हें फिर वापस से उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो कैसे उसके सिग्नल का आंसर भेज रहा है, ठीक है। सूचनाओं को प्रोसेस में लेना और साथ ही साथ उनका कन्वे कराना, जो पेशियां होंगी या बॉडी के जितने भी ऑर्गन होंगे उनके तरह उनको कन्वे कराना, ये सारे काम जो हैं वो किसके, जो नर्व टिश्यूज़ होते हैं उनके अंडर कंट्रोल होते हैं। दूसरे शब्दों में जब क्रिया या गति संपन्न होनी होती है तो पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे।
जो मसल्स जो होंगी, जब ये क्रिया कंप्लीट होनी होती है ना, तो आखिर वाला काम मसल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वही करते हैं। यानी कि जो हमने सिग्नल हमको लेना था वो हमने ले लिया, उसके बाद जो हमको रिस्पांस मिला वो हमने रिस्पांस जो है वो भी जो नर्व सेल्स होती हैं उनके द्वारा ही आया। लेकिन लास्ट काम जो कंप्लीट काम है वो कौन करेगा? वो जो सिग्नल वापस जो आया कि अब करना क्या है वो मसल्स तक पहुँचा दिया गया, अब मसल्स अपना काम करेंगी। जंतु पेशी कैसे गति करती है? जब तंत्र का आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। ये जो नर्व इम्पल्स जब पेशी तक के पहुंचा है मसल तक के, तो मसल क्या करेंगी? गति करने लगेंगी। तो गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है? कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती हैं। जो मसल्स की जो है कोशिकाएं होती हैं, ये कैसे मूवमेंट करती हैं? तो ये इनका सबसे आसान उसकी जो धारणा है जो वो यही है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदल लेती हैं। आकृति अपनी बदल करके इनका शेप जो होता है उसको चेंज करके ये मूवमेंट करती हैं। अतः आगामी प्रश्न, आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी प्रश्न है कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती हैं। अब यही आगे आने वाला जो क्वेश्चन है वो यही पूछा जाएगा ना कि जो पेशी कोशिकाएं वो अपने शेप कैसे बदलती हैं। तो इनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। ये जो अपना शेप जो बदल रही हैं ये मेनली जो कोशिकीय अवयव है, जहाँ पे सेल्स के पूरे जो टिश्यूज़ जो पोर्शन है उसमें उनके रसायन में निहित हैं। उनके उनमें जो रसायन जो केमिकल्स पाए जा रहे हैं उनके द्वारा ही, उसी में ही इनका पूरा जो इनका उत्तर है वो उसी में ही निहित है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा अवस्था दोनों को ही बदल देती है। ये विशेष प्रकार की जो प्रोटीन होती है आकृति और अवस्था दोनों को ही बदल देती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। सेल्स जो होती हैं उनमें ये किसके थ्रू होता है? जो है कोशिका में ये जो तंत्र का विद्युत आवेग होता है उसकी जो भी रिस्पांस होगा विद्युत आवेग का, इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जो रिस्पांस होगा उसके फलस्वरूप होगा। जब ये घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है। ये जो प्रोटीन इसमें केमिकल जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो यही प्रोटीन जो होते हैं इनकी नई व्यवस्था, नया कंपोजिशन इनका बन जाता है और वो पेशी को नई आकृति दे देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे याद करिए कि जब हम कक्षा 9th में पेशी ऊतक की चर्चा की थी हमने, तब भिन्न प्रकार की पेशियाँ जैसे कि ऐच्छिक पेशियाँ हम लोग ने वहाँ पे देखी थी, वॉलेंट्री मसल्स देखी थी, और जो है अनैच्छिक पेशियाँ देखी थी, इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में देखा था। तो अब तक हमने जो चर्चा की इसके आधार पर आपके विचार में इनमें क्या अंतर हो सकता है? जितना भी हम लोग ने अभी डिस्कशन किया कि ऐच्छिक जो पेशियां हैं उनका क्या काम है, अनैच्छिक पेशियां हैं उनका क्या काम है, किस तरह से जो सिग्नल्स हैं वो हमारी बॉडी में लिए जाते हैं, उसके बाद उन पर विचार विमर्श किया जाता है ब्रेन के द्वारा, फिर उसके बाद उसको रिप्लाई किया जाता है, मतलब उसका जो संवेग वो नर्व सेल्स ही लेकर के आती हैं, लेकिन किसको दे देती हैं? मसल्स को दे देती हैं। मसल्स कोशिकाएं जो होती हैं उनको दे देती हैं और वो आगे का काम वो पूरा कंप्लीट करती हैं। तो इस तरीके से, और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे जो है मस्तिष्क जो होता है वो कैसे जो है आपका जो है वर्क कर रहा है मस्तिष्क, ठीक है, और साथ ही साथ मस्तिष्क का क्या क्या काम है, और साथ ही साथ जो है उसकी सेफ्टी, उसको कौन किसके अंडर कंट्रोल में, कि स्कल के बीच में मस्तिष्क है, उसको आघात से भी बचा रहा है, साथ ही साथ जो है उसको सूखने से भी बचा रहा है। उसी तरह से मेरुरज्जु जो होती हैं यानी स्पाइनल कॉर्ड वो सेफ है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मनुष्य में जो पूरा तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में डिस्कस किया। अब है पादपों में समन्वय। जो प्लांट्स जो होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है। जो एनिमल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, नर्वस सिस्टम होता है। लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही जो है पेशियाँ होती हैं। पादपों में दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, ना नर्वस सिस्टम होता है ना ही मसल्स होती हैं। तो अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? जो उनको स्टिमुलस मिलता है उसके प्रति ये रेस्पॉन्स कैसे करते हैं प्लांट? जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियों को छूते हैं तो वे मुरझाना प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे झुक जाती हैं। मुरझाना प्रारंभ कर देती हैं, नीचे झुक जाती हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं, ठीक है, एक बीज जब अंकुरित होता है तो क्या होता है? जड़ें जो होती हैं वो नीचे की ओर जाती हैं, और जो प्रारंभ वाला पोर्शन होता है यानी तने वाला जो पोर्शन होता है वो ऊपर की ओर जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? मतलब कि यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आखिर जो है इसमें हो क्या रहा है? छुई हुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से, स्पर्श जैसे हमने किया, ठीक है, उसका रिस्पांस हमें क्या मिला? रिस्पांस इसका ये मिला कि वो बहुत तेज़ी से गति करके मुरझा गई, ठीक, छुई हुई की पत्तियां।
इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं, क्योंकि वो मुरझाई है, इसका वृद्धि से कोई संबंध नहीं। दूसरी ओर नवोद्भिद की दिशिक गति, आप यहाँ पे देखिएगा कि छुई मुई का की पत्तियों का जो मूवमेंट है उसका वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो नवोद्भिद है, एक नया प्लांट, एक नई सीड जो है, जब वो जर्मिनेट करती है तो उसकी दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। नवोद्भिद की जो दिशिक गति होती है, दिशिक गति क्यों बोला गया, क्योंकि जो आपकी जो जड़, वो जो प्लांट की जो जड़ें हैं, वो प्लांट की जड़ें जो है वो नीचे की तरफ जाएंगी, भूमि की तरफ, और उसका प्रारूप तने वाला पार्ट ऊपर की तरफ, तो दिशा उनकी निर्धारित है ना, तो दिशिक गति है। तो ये वृद्धि के कारण होती है, ठीक है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार से रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। इसकी वृद्धि को अगर रोक दिया जाए तो ये किसी भी तरीके की कोई भी गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियाँ दर्शाते हैं। प्लांट जो होते हैं वो दो अलग अलग प्रकार की गतियों को दर्शाते हैं। एक वृद्धि पर आश्रित है और दूसरी वृद्धि से मुक्त है। यानी कि जो प्लांट है वो दो तरीके की मूवमेंट करते हैं। एक जो है जो वृद्धि जो होती है ग्रोथ पर डिपेंडेंट होता है, और एक दूसरा जो है वो ग्रोथ से मुक्त होता है, वृद्धि से मुक्त होता है। देखिएगा ये छुई मुई का पौधे का पिक्चर है, किस तरीके से यहाँ पे खुले हुए, जैसे ही छू ले तो ऐसे मुरझा जाती है। अब उद्दीपन जो हो रहा है, जो स्टिमुलस मिल रहा है, उसका तो काल सडन जो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें क्या रोल है। आइए पहले पहले प्रकार की गति पर, जो अभी हम लोग ने जो जंतुओं में देख रहे थे, अब वो यहाँ पे भी चर्चा करें उसके बारे में। तो पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं, जैसे छुई मुई के पौधे की गति, छुई मुई के पौधे की गति का जो डिस्कशन किया था उसके बारे में देखें। क्योंकि ये वृद्धि से संबंधित नहीं है, पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए। जैसे ही स्पर्श किया तो उसकी ये रिस्पॉन्स क्या मिला कि पत्तियों में गति करनी चाहिए। लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक भी नहीं है और ना ही कोई पेशी ऊतक है। फिर पादप कैसे स्पर्श का संसूचन करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती हैं। तो पादप ने जो डिटेक्शन किया है उसमें क्या यहाँ पे मेन काम है, संसूचन का। यदि हम विचार करें कि पौधों को किस बिंदु पर छुआ जाता है तो और पौधों के किस भाग में गति होती है, यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाले बिंदु दोनों भिन्न हैं। मतलब यहाँ पे ये क्या बताया गया है, यहाँ पे ये आभास कराया जा रहा है कि जो जहाँ पे हमने स्पर्श कराया है और जहाँ पे मूवमेंट हुआ है, जो गति हुई है, दोनों ही बिंदु क्या है, अलग अलग है। अतः स्पर्श होने का सूचना संचारित होती है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे हमने स्पर्श किया है और वहाँ पे हमने मतलब जिस जगह हमने स्पर्श किया वो तो मुरझाई, साथ ही साथ उसके साथ जो दूसरा जो पॉइंट था जहाँ पे मेनली मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे तो इसने स्पर्श किया नहीं, तो वो जो है वहाँ पे जो गति हुई है, दोनों के जो पॉइंट हैं वो अलग अलग है। क्यों है? अतः स्पर्श होने की जो सूचना संचारित होती है, जाहिर सी बात है ये सूचना संचारित हो रही होगी, एक जगह से दूसरी जगह जा रही होगी, तभी ऐसा हुआ। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन का साधन उपयोग भी करते हैं। क्योंकि देखिए ना तो पौधों में नर्वस सिस्टम होता है, ना ही कोई पेशी ऊतक होता है, तो ये सब कुछ होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये जो अपनी सिग्नल्स जो भेज रहे हैं एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक के, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, विद्युत रसायन जो साधन है उनके उपयोग करके। लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते। जिस तरह के से जो जंतु होते हैं उनमें उनकी तरह पादप में सूचनाओं के जो संचालन होते हैं, पादप में जो सूचनाएं होती हैं उनको संचालित जो किया जाता है वो कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते, स्पेशल टिश्यूज नहीं होते हैं। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। ठीक है, अंत में क्या है, जो जंतु हैं उनकी तरह ही गति करने के लिए जो, क्योंकि देखिए मूवमेंट तभी होगा जब जो मसल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनकी आकृति में चेंज होगा। जब जैसे ही उनके शेप में चेंज होगा तभी वो मूवमेंट हो पाएगा, क्योंकि मूवमेंट में कुछ ना कुछ शेप चेंज होएगा ज़रूर। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती, क्योंकि इसमें मेन प्रोटीन जो होती है वो वर्क करती है, वो जैसे ही उसमें जो केमिकल जो चेंजेस होते हैं उसके बाद ही जो है मसल्स का शेप चेंज हो जाता है। अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। क्या यहाँ बात की जा रही है कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तरह, जंतु कोशिकाएं जो होती हैं उनकी तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती है, अपितु जो ये पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो जल की मात्रा में परिवर्तन करके, जल की मात्रा जो है उसे कम और ज़्यादा करके अपने आकार को बदल लेती है। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में आकार बदल जाता है। ठीक है, यही तो परिणाम मेनली दिया जाएगा। जो यहाँ पे होता नहीं है, जब स्टोमेटा की जो वर्किंग होती है वो भी तो इसी पे ही डिपेंडेंट होती है। और जो इसमें ऑस्मोटिक या डिफ्यूज़न की प्रोसेस के साथ ही जो सेल्स का जो है मतलब कि
कितना पानी लेना चाहिए, इसके बाद उसका फिर पानी निकल जाना, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ठीक है, तो उसी में ये सिकुड़ने। और आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो उसका रेजिन्स का जो एग्जाम्पल दिया जाता है ना ऑस्मोसिस की प्रोसेस में, तो वही पुलने या सिकुड़ने से आकार आप जो है जो प्लांट है उनका बदल जाता है, तो इस आधार पे आकृति इनकी बदल सकती है। वृद्धि के कारण गति, अब यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है उसके कारण क्या मूवमेंट होता है, तो मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाड़ पर प्रतान की सहायता से, बाड़ जो होता है, ठीक है, उस पर आप ये समझिए कि जो फेंस लगी रहती है, ठीक है, दूसरे पादप या जो फेंस होती है उसमें जो टेंड्रिल्स प्रतान जो होते हैं, टेंड्रिल्स जो निकल आते हैं, तो मटर के पौधे की तरह कुछ पादप ऐसे होते हैं जो दूसरे पादपों पर या तो जो है दूसरे पादपों पर या तो बाड़ पादप या फिर फेंसेस, ठीक है, दोनों पर प्रतान यानी टेंड्रिल की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये जो टेंड्रिल होते हैं वो स्पर्श के लिए संवेदनशील होते हैं। इनको जो है जैसे ये स्पर्श कांटेक्ट में आएंगे, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान यानी टेंड्रिल्स जो होते हैं उनका वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उसकी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रतान होते हैं, टेंड्रिल्स जो होते हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। कैसे कि इनका जैसे ही वो किसी वस्तु के संपर्क में जैसे ही आते हैं तो इन टेंड्रिल्स का वो भाग उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रतान का वह भाग करता है जो वस्तु से दूर है। जैसे किसी वस्तु ने जो है प्रतान टेंड्रिल को किसी एक पोर्शन पे टच किया, तो जिस जगह पोर्शन पे टच किया वो जो है वो अब मूवमेंट करना बंद कर देगा, लेकिन जहाँ पे नहीं किया वो अपना करता रहेगा। तो इसलिए इस कारण जो प्रतान यानी टेंड्रिल जो होते हैं वो वस्तु को चारों ओर से जकड़ देता है। इसी प्रकार आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करते हैं करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है। इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मतलब सिंपली यहाँ पे क्या बताया गया, आमतौर पर जो पादप जो होते हैं वो धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करते हैं और जो भी इनको स्टिमुलस मिलता है उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि ये जो वृद्धि है वो दिशिक है, दिशा के अनुरूप है, ठीक है। इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। अगर एक दिशा में हो रही है, ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वृद्धि हो रही है, तो जाहिर है यही लगेगा कि जो पादप है वो गति कर रहे हैं। आइए इस प्रकार की गति के कुछ उदाहरण हैं, उनको उदाहरण की सहायता से उनको समझें। जैसे यहाँ पे दिया गया ये क्रियाकलाप देखिएगा, इसमें देखिए यहाँ पे एक शंकु फ्लास्क को जल से भर लीजिए। उसके बाद फ्लास्क की ग्रीवा, उसकी जो गर्दन है, उसको तार के जाल से ढक दीजिए। अब एक ताज़ा छोटा सेम का पौधा लेकर के जाली पर एक इस प्रकार रख दीजिए कि इसकी जड़ें जल में भीगी रहें। एक ओर से खुला हुआ, ठीक है, एक ओर से खुला हुआ जो गत्ते का एक बॉक्स लीजिए जो कि एक साइड से खुला हुआ हो। फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर हो जहाँ से लाइट आ रही हो। 2 या 3 दिन बाद आप देखेंगे कि प्ररोह प्रकाश यानी ऊपर का जो तने वाला पोर्शन है वो प्रकाश की ओर हो जाएगा, लाइट की ओर झुक जाता है और जड़ें प्रकाश से दूर हो जाती हैं। तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि जो जड़ें हैं वो प्रकाश से दूर हो जाती हैं जिधर लाइट पड़ रही है, और जो ऊपर वाला तने वाला जो पोर्शन है वो ऊपर तरफ हो जाता है। अब फ्लास्क को इस प्रकार घुमाइए कि प्ररोह प्रकाश में से दूर तथा जड़ प्रकाश की ओर हो जाए। यही जो फ्लास्क ऐसे रखा हुआ था, इसको इस तरह से जब रखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो प्ररोह है यानी तने वाला जो पोर्शन है वो जो है वो प्रकाश से दूर हो जाता है तथा जड़ प्रकाश की ओर जाती हैं। इसे इस अवस्था में कुछ दिन के लिए विक्षोभ रहित छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये दूसरे वाले सिस्टम में ये किया गया है कि फ्लास्क को जिस तरह से रखा था कि जो उसका प्रारूप वाला पोर्शन जो है वो प्रकाश की तरफ है और जो जड़ वाला है वो प्रकाश से दूर जा रहा है, तो इसको इन्होंने कहा है घुमा दीजिए। जब आप घुमाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो प्रारूप प्रकाश से दूर जो जा रहा था, ठीक है, प्रारूप प्रकाश से दूर और जड़ प्रकाश की ओर हो जाए, इस तरह से आपको अरेंज कर देना है इसको घुमा करके। इसे इस अवस्था में कुछ दिन के लिए विक्षोभ रहित छोड़ दीजिए, बगैर कुछ हिलाए विलाए, कुछ ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्या प्रारूप जड़ के पुराने भागों ने दिशा बदल दी है? क्या यह अंतर नई वृद्धि की दिशा में? इस क्रियाकलाप में हम क्या निष्कर्ष निकालें? ये जो क्रियाकलाप जो हमारे पास था, ये जो मेथड हुआ था, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ उल्टा मेथड दिख रहा था कि ये जो तने वाला पोर्शन है वो लाइट की तरफ है, जड़ वाला इसकी अपोजिट तरफ है। घुमा भी अगर देंगे तो ये वापस से अपनी अपनी जगह पर सीधा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, तो इसी वजह से ही तो है।
तो इसको जब करेंगे तो अपने आप ये पता चल जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट है, गुरुत्वानुवर्तन दिखाता है। यहाँ पे मेनली हमें यहाँ पे ये वाला देखना है कि जियोट्रॉपिज्म वाला जो पोर्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव जो जियोट्रॉपिज्म होते हैं, और यहाँ पे धनात्मक जियोट्रॉपिज्म होते हैं, यानी जो जड़ें होती हैं वो जियोट्रॉपिज्म होती हैं, यानी गुरुत्व की तरफ होती हैं, उनका रुख गुरुत्व की तरफ होता है। वही जो प्रारूप होते हैं, तने जो होते हैं, उनका गुरुत्व से दूर होता है, इस वजह से उसको ऋणात्मक बोला गया है, ठीक है। शूट्स का जो है उसका गुरुत्व से दूर होता है। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। अब ये जो प्रकाशीय प्रेरण होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे कि प्रकाश है या फिर गुरुत्व पादप है, ठीक है, उसकी वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तन कर देते हैं। ये दिशक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन की ओर तथा जो स्टिमुलस है उसकी ओर तथा इससे विपरीत दिशा में हो सकती हैं। अब ये जो दिशक या फिर जो ये अनुवर्तन की जो गतियाँ हो रही हैं, ठीक है, ये जो ट्रॉपिक प्रोसेस हो रही हैं, ये क्या करेंगी, ये उद्दीपन जहाँ से भी स्टिमुलस मिल रहा है या तो उसकी ओर हो जाएंगी या फिर उससे विपरीत दिशा में उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी। अतः इन दो भिन्न प्रकार की वर्तन गतियाँ जो हैं, जो फोटोट्रॉपिक जो यहाँ पे मूवमेंट दिया गया है उसमें प्रारूह यानी कि जो शूट वाला पोर्शन है, तने वाला जो पोर्शन है, प्रकाश की ओर मुड़ करके अनुक्रिया तथा जड़ इससे दूर मुड़ करके अनुक्रिया करती हैं। तो जो ऊपर वाला तने वाला पोर्शन है वो प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, फिर रिस्पॉन्स करता है। दूसरा नीचे वाला जो पोर्शन है वो प्रकाश से दूर हट करके मुड़ करके रिस्पॉन्स करता है। यह पादप की सहायता कैसे करता है। आगे देखिए, पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। अब ये जो पादप हैं वो अन्य जितने भी स्टिमुलस हैं उनके लिए भी ये रिस्पॉन्स करते हैं, और रिस्पॉन्स करके जो भी ट्रॉपिक जो भी अनुवर्तन होता है उसे ये दिखाते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है। हमेशा जो जड़ होती है वो हमेशा जियोट्रॉपिज्म होती है, धनात्मक जियोट्रॉपिज्म होती है, जबकि जो प्रारूह होता है वो प्राय ऊपर की ओर जो है तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करता है, यानी ऋणात्मक जियोट्रॉपिज्म होता है। यह प्रारूह तथा जड़ में क्रमशः ऊपरीगामी, ये जो प्रारूह और जड़ है उनमें जो संबंध होता है वो कैसा होता है, ऊपरीगामी होता है, अपवर्ल्ड होता है, अधोगामी होता है, डाउनवर्ल्ड होता है। तो अपवर्ल्ड और डाउनवर्ल्ड वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह गुरुत्वानुवर्तन है, ठीक है। यही है कि पृथ्वी या फिर गुरुत्व के जो खिंचाव, गुरुत्व के द्वारा जो इसका खिंचाव हो रहा है, जड़ को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसकी जो अनुक्रिया, इसका जो रिस्पॉन्स है वो निसंदेह कैसा है, गुरुत्वानुवर्तन है, ठीक है, जियोट्रॉपिज्म है। यदि जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो तो जलानुवर्तन तथा रसायनुवर्तन का क्या अर्थ होगा। तो यानी कि अगर जल का जो है तो ये जो है इसका मेनली क्या डिपेंड करेगा, इसका मतलब क्या होगा। क्या हम इस प्रकार की जो दिशिक वृद्धि है गतियों के उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं। इस तरीके से जो दिशा में मतलब एक डायरेक्शन उनके लिए जो उनकी ग्रोथ के लिए फिक्स्ड है, क्या इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। रसायनुवर्तन एक ऐसा उदाहरण है जो पराग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी जीवों में जनन प्रक्रम के अध्ययन करते समय प्राप्त करेंगे। यानी कि आप ये देखेंगे कि रसायनुवर्तन जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे कि जो जलानुवर्तन है हाइड्रोट्रॉपिज्म है, उसी तरीके से जो रसायनुवर्तन होगा वो जो मतलब केमिकल से रिलेटेड होगा, ठीक है। उसका एक उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब जनन वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें है कि पराग नलिका, जो पराग कण जो स्टिग्मा पर आकर के बैठ जाते हैं उससे जो पराग नलिका निकलती है, ठीक है, तो जो है ये पॉलन ट्यूब जो निकलती है उसका पॉलन ट्यूब का जो वृद्धि है वो बीजांड ओवरी तक के जाने में, ठीक है, पॉलन ट्यूब की जो ओवरी तक जाने में जो इसका जो ग्रोथ है, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी, ये पूरा जो रसायनुवर्तन के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में अधिक जानकारी हम जीवों का जो जनन प्रक्रम वाला जो चैप्टर होगा उसमें हम इसके बारे में देखेंगे। आइए एक बार हम फिर विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती हैं। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की जो गति है वो बहुत तीव्र है। छुई मुई जो होती है इसमें जब हम स्पर्श करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही स्पीड में होता है, बहुत तीव्र होता है। दूसरी ओर रात और दिन की जो अनुक्रिया में पुष्पों की जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है, और साथ ही पादप की वृद्धि संबंधी गतियाँ जो होती हैं वो भी बहुत ही मंद होती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये जो गतियाँ हैं उनमें कुछ हार्मोन्स हैं, उनका क्या काम है।
जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। जैसे हमारी भुजा और उंगलियां यादृक्ष ना होकर के एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती हैं। मतलब कि जो हमारी उंगलियां या हमारी भुजाएं जो हैं वो एक निश्चित दिशा में वृद्धि करेंगी, ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन होगी। ये वो यादृक्ष नहीं होती हैं, मतलब कि हैप्पैज़ार्डली नहीं होती, यादृक्ष नहीं होती कि इधर उधर कहीं पे भी मूवमेंट होने लग जाए। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। जो कंट्रोल में जो मूवमेंट होता है वो स्लो भी हो सकता है, तीव्र भी हो सकता है। यदि उद्दीपन जो स्टिमुलस है इसके लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होता है। अगर स्टिमुलस का रिस्पॉन्स बहुत तीव्र हो रहा है तो जाहिर है सूचनाओं का जो स्थानांतरण है वो भी बहुत तीव्र गति से होगा। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए, मतलब कोई एक संचरण का जो है माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है। ये जो सूचनाएं जो बहुत तेज़ी से सब जगह पहुंचाई जा रही हैं तो इसके लिए जो विद्युत आवेग है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, ये बहुत ही अच्छा साधन है। लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए भी सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी होंगी। खाली ये जो सूचनाएं हैं ये सिर्फ उन्हीं तक ही पहुंचेंगी, अगर विद्युत आवेश के थ्रू अगर पहुंच रही हैं तो उन्हीं तक ही पहुंचेंगी जिनसे तंत्रिका ऊतक जुड़ी हुई है, ठीक है, नर्व टिश्यू जुड़े हुए हैं। जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंच सकते। दूसरी, एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचरित होता है तो पुनः, अगर एक बार जो है विद्युत आवेग जनित हो रहा है, ठीक है, वो बन रहा है या फिर उसको जो है भेजा जा रहा है, संचार किया जा रहा है, तो पुनः नया आवेग जनित करने के लिए तथा उसे संचरित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए फिर से उसे करने के लिए कुछ समय लेगी। मतलब इसमें ये काफ़ी टाइम टेकन है। ये जो है ये विद्युत आवेग है उसका बनना, उसके द्वारा सूचनाओं को पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक भेजना, ये काफ़ी टाइम टेकन है। दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग ना जनित और ना ही संचरित कर सकती हैं। एक और यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो कोशिकाएं होती हैं जो कंटिन्यू विद्युत आवेग उत्पन्न करती हैं, लेकिन कंटिन्यू अगर कहें कि विद्युत आवेग जनित करें उसके बाद उनका संचारण करें तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव में मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है, जो मध्य में का जो पूरा एक मीडियम बना रखा है उसके लिए अन्य साधनों का उपयोग ये करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचरण का संदर्भ दे चुके हैं। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करें, मतलब कहने का है विद्युत आवेग, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकन होता है ना, तो उसको जनित करने की जगह अगर ये जो स्टिमुलेट जो कोशिकाएं हैं, उद्दीपित जो कोशिकाएं हैं वो एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करें, केमिकल जो है कंपाउंड या कंपोनेंट जो है उसको अगर रिलीज़ करें, वो रिलीज़ करना, निर्मोचित करना प्रारंभ कर दें तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विसरित हो जाएगा, डिफ्यूज्ड हो जाएगा ये यौगिक, क्योंकि केमिकली है तो ये पूरी आसपास की जितने भी सेल्स हैं उनमें जो है ये फैल जाएगा। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित यानी डिटेक्ट करने के साधन हों, जो आसपास की कोशिकाएं अगर उनके पास इस यौगिक को डिटेक्ट करने के साधन हैं तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान रिकॉग्नाइज करने योग्य होंगे। भाई अगर उनको डिटेक्ट करने के उनके पास साधन है तो जाहिर सी बात है उनके पास कुछ अणु जो है उनका अणु का उपयोग करेंगे जो ये जो सिग्नल्स उनके पास आ रहे हैं उनको वो रिकॉग्नाइज करने के योग्य बन सके। इन्हें संचरित भी करेंगे। हालांकि ये प्रक्रम बहुत धीमा होगा लेकिन यह तंत्रिका संबंध के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। आप ये समझिए कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है इसके द्वारा जो भी सूचना पहुंचाई जा रही है कंटिन्यू नहीं पहुंचाई जाएगी, लेकिन जो भी पहुंचाई जा रही है बहुत ही स्पीड में होगी, ठीक है। लेकिन जो केमिकली पहुंचाई जा रही है ये जो है ये समझिए कि लगातार ये पहुंचेगी लेकिन ये बहुत धीमी गति से होगी। तो इसे ये शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सब तक ये सिग्नल जो है वो पहुंचेगा लेकिन धीमी गति से। इसे अपरिवर्ती तथा स्थायी बनाया जा सकता है, मतलब चेंजेबल भी नहीं होगा और इसे जो है स्थायी एकदम स्टेबल बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है उनके लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। मतलब बहुकोशिकीय जो जंतु हैं उनमें जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो हार्मोन है, भाई केमिकल कंपाउंड क्या है, हार्मोन ही तो है, तो वो क्या करेंगे, वो हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं।
विविध अलग अलग प्रकार के जो पादप हार्मोन हैं वो वृद्धि, विकास, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। तो इसके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है, कि ये जो संश्लेषण है इनका जो बन रहे हैं, ये जहाँ पे ये वर्क करेंगे उससे इनका काफ़ी दूर, जो इनकी बनावट जहाँ पे हो रही है, जहाँ से ये रिलीज हो रहा है वो अलग जगह होगी। ठीक है। और साधारण विसरण के द्वारा, ये जो सिंपल जो डिफ्यूज़न होता है उसके द्वारा ही ये क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले कर चुके हैं। जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश को संसूचित डिटेक्ट करता है, प्रकाश को जब ये डिटेक्ट करता है तो एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्रारूह के अग्रभाग, जो तने का जो अग्रभाग यानी टिप है, उसमें संश्लेषित होता है, उसमें बनना स्टार्ट हो जाता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। कोशिकाओं की लंबाई जो होती है उसकी वृद्धि में ये ऑक्सिन जो होता है, ये वृद्धि हार्मोन होता है ना, तो इसकी वृद्धि में ये सहायक होता है। कहाँ बनता है? प्रारूह के तने वाला जो पोर्शन है उसके अग्रभाग यानी टिप पर। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर के, डिफ्यूज्ड होकर के प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। अब क्या है कि प्रकाश जब जो है वो पादप की ओर आ रहा है तो उस समय ऑक्सिन जो होता है वो डिफ्यूज्ड होकर के, डिफ्यूजन के द्वारा प्रारूह के उस पोर्शन में चला जाता है जहाँ पे छाया होती है, और वहाँ पे फिर वो जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो प्रारूह की प्रकाश से दूर वाली जो साइड है उसमें ऑक्सिन का सांद्रक कोशिकाओं की को लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तेजित करता है। तो इसका जो है छाया वाला जो पोर्शन है वहाँ पे जो ऑक्सिन का सारा ऑक्सिन जो है उधर ही विसरित हो चुका है, तो वहाँ सांद्रण इसका बढ़ गया होगा, तो ये सांद्रण जो है वो कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। ठीक है, मतलब स्टिमुलेट करेगा, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए जो पादप है वो प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन का एक दूसरा उदाहरण है जिब्रेलिन, जो कि ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन जो होता है, ये सारे हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इसको जब भी पढ़ेंगे तो इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। साइटोकाइनिन काइनिन जो होता है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन जब होता है तो उसमें मेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो काइनिन होता है। इसमें सेल्स के जो डेवलपमेंट उसी समय हो रही होती है विभाजन के दौरान, तो उसमें मेन काम इनका होता है। इसलिए ये उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है, वो तेज गति से होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में ये पाया जाता है। फल और बीज होते हैं इनमें अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोनों के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो पादपों की जो वृद्धि संदमन है, वृद्धि जो हो रही है उसके संकेतों में, उसके लिए ये आवश्यक होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया एब्सिसिक एसिड वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। ठीक है, और पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, ये है जंतुओं में हार्मोन। जंतुओं में जो हार्मोन है उनका क्या रोल है? ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये भी जंतुओं में जो सूचनाएं हैं उनका ये संचरण, उनको जो है मतलब कि सूचनाएं कहाँ से कहाँ तक की पहुँचानी है। ठीक है, तो उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब वे विषम परिस्थितियों में होती है तो क्या महसूस करती है? वे अपना शरीर लड़ने के लिए, भाग जाने के लिए तैयार करती है। दो तरीके से, या तो लड़ेगी या फिर भाग जाने के लिए तैयार करेगी। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोनों ही तरीके जो हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको जो है मेथड में रखने के लिए, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के विभिन्न ऊतक, जो ये अलग अलग प्रकार के जो ऊतक हैं, टिश्यूज़ हैं, उनका उपयोग होता है तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिल करके ये कार्य करेंगी। जब अगर मान लो गिलहरी को लड़ना है या फिर उसको भागना है तो उसके लिए क्या करेंगे? जो अलग अलग प्रकार के जो टिश्यूज़ हैं उनका उपयोग होगा तथा उनकी जो एकीकृत जो कोशिकाएं, अलग अलग जो कोशिकाएं मतलब कि क्रियाएं हो रही होंगी, वो मिल करके ये कार्य करेंगे। एकीकृत, सब एक साथ मिल करके ये कार्य करेंगे। ठीक है, यद्यपि लड़ना या दौड़ना दो एकांतर क्रियाएं हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। लड़ना अलग है, दौड़ना अलग है। अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं। मतलब कहने का यहाँ पे एक स्थिति ऐसी है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां, मेथड्स हैं जो शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं। ठीक है, मतलब कि शरीर के लिए बेनिफिटेड होती हैं। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती हैं। यह सब कैसे उपलब्ध होता है? तो देखिए, यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प तंत्रिका कोशिका होती है, गिलहरी जो होती है उसमें अगर जो है रिलाइड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाया नर्व सेल्स,
नर्व सेल्स के थ्रू अगर शरीर अभिकल्प की पूरी शरीर की जो बनावट है उसका जो है गिलहरी में अगर हो रहा है, इसके द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा। ये पूरी जो उसकी बनावट है वो अगर खाली इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो विद्युत आवेग जो मिल रहे हैं उस पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। ठीक है, तो जो प्रशिक्षित ऊतक हैं, जो पूरे ट्रेन टिश्यूज़ हैं, उनका जो परिसर है वो काफ़ी सीमित होगा। दूसरी ओर यदि क्योंकि ये किसकी बात की जा रही है, विद्युत आवेग की बात की जा रही है, वही दूसरी ओर अगर रासायनिक संकेत भी भेजा जाता है तो ये शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है और आवश्यक परिवर्तित परिसर वृहत हो जाता है। तो ये जो परिवर्तित परिसर है, ठीक है, वो जो है मतलब कि पूरा वाइड रेंजिंग हो जाता है, काफ़ी दूर तक ये फैल जाता है। किसकी वजह से? रासायनिक संकेतों के माध्यम से। अब जैसे अधिवृक्क हैं, ठीक है, अधिवृक्क हमारी क्या हो जाएंगी, जो एड्रिनल ग्लैंड नहीं होती हैं, तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, तो यहाँ पे देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि, उसे स्रावित एड्रिनल हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। इन ग्रंथियों की शरीर में स्थिति जानने के लिए आप ये समझिए, जो यहाँ पे ये बताया नहीं जा रहा है कि जैसे ये एड्रिनल ग्लैंड से जो एड्रिनल हार्मोन निकलता है, ये क्या हेल्प करता है, ये अगर कि कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिस इसी को ये जो है 3F हार्मोन कहते हैं कि जिसमें भागना पड़े या डर लग जाए, ये सारी चीज़ें हो जाए, तो इसके अंडर कंट्रोल में आता है। नीचे जो चित्र है इसमें हम सारी ग्लैंड्स वगैरह सब जो कौन सी ग्रंथि कहाँ पर है इन सबको हम देखेंगे। एड्रिनल सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है। ये जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित ये लक्ष्य अंग जो होते हैं उनका या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। मेनली जैसे होता है नहीं कि जैसे हमने देखा कोई डरावनी चीज़ हमने देख ली, ठीक है, या हमने अचानक से शेर सामने आगे देख लिया, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है क्योंकि उसी समय वर्क करने लग जाता है कि एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो रिलीज़ करती है और वो वर्क करने लग जाता है। तो वही है कि ये हृदय की गति पर भी अपना काम करता है और जो लक्ष्य जो उसके टारगेट जो ऑर्गन होते हैं कि अब उनको भागना है कि जो है वहीं खड़े रहना, डरना या लड़ना है, तो उन पर जो है ये मेन काम करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। इस वजह से हृदय की हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है और पाचन तंत्र उस समय जो है वो रुक जाता है, मतलब कि उसमें जो है कम हो जाती है रुधिर की आपूर्ति, और त्वचा में भी रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, और यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। ये क्या कर देता है, रुधिर की जो दिशा है वो हमारी मेनली जो कंकाल कोशिकाएं पेशियाँ जो होती हैं उनकी ओर कर देता है। और जो डायफ्राम या फिर पसलियाँ हैं उनकी पेशी के संकुचन, उनके सिकुड़ने से श्वसन दर भी बढ़ जाती हैं। तो ये भी जो है सिकुड़ जाता है तो उनकी श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर के जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। तो ये सारा काम क्या है, एड्रिनलिन का है। एड्रिनलिन जब कोई जो है डरावनी चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे खतरा महसूस हो रहा है उससे जब जैसे ही देखता है तो इतनी सारी स्थितियाँ हैं जिसमें वो वर्क कर देता है, ठीक है। तो ये जो जंतु हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है, ठीक है। ये मेनली हमारी बॉडी में जो नियंत्रण एवं समन्वय का पहला काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। दूसरा जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं वो ये हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। दोनों ही का अपना अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब क्रियाकलाप में देखिए नीचे जो चित्र दिए गए हैं उनको आप पहले देखिए। चित्र में दिखाए गए अंतः स्रावी जो ग्रंथि हैं उनको पहचान कीजिए और इनमें से कुछ ग्रंथियों को पुस्तक में वर्णित किया गया है, जो नीचे एक सूची दी गई है, सारणी दी गई है, उसमें आपको इसको लिखना भी होगा। तो ये देखिए ये मेल का यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखिएगा कि ऊपर वाली से स्टार्ट करिए। यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, और फिर उसके बाद अवटु ग्रंथि यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे अवटु ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्लैंड होती है। परावटु ग्रंथि जो जो होती है वो थायराइड ग्लैंड के नीचे होती है, पैराथायराइड ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड यहाँ पे होती है कंठ के पास, ठीक है। पैंक्रियास ये भी एक ग्लैंड है और इसके ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, ये दोनों किडनीज के ऊपर होती हैं, इस वजह से ये डबल होती हैं। फिर यहाँ पे टेस्टिस भी एक ग्लैंड है। तो ये वाला देखिए, ये जो फीमेल है, फीमेल का यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से ग्लैंड है, उनमें भी पीनियल ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड होती है,
पैंक्रियास होता है और एड्रिनल ग्लैंड होती है। सिर्फ इसमें जो चेंज होता है वो क्या होता है, ओवरीज चेंज होती हैं। ठीक है, ओवरीज जो होती हैं वो फीमेल हार्मोन रिलीज करती हैं, टेस्टस मेल हार्मोन रिलीज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे याद करिए कि पादपों में हार्मोन होते हैं, ठीक है, जो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, एक दिशा के रूप में जो वृद्धि हो रही होती है उस पर कंट्रोल करते हैं। जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे देखें तो हम उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते हैं। जंतु हार्मोनों की जो भूमिका है, इनका जो काम करने का तरीका है, उसे हम दिशिक वृद्धि में उनको जो है कैलकुलेट या उनको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी दिशा में अधिक वृद्धि करते हुए नहीं देखा है। ये हम लोग ने नहीं, कहीं भी नहीं देखा है कि जो जंतु हैं वो प्रकाश की तरफ रुक करके उनका वृद्धि हो रही है, तो ऐसा हम लोग ने कहीं नहीं देखा है। लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। ठीक है, एक जो कंट्रोलिंग वाला एरिया जो होता है वहाँ पे वृद्धि होती है। ठीक है, सावधानीपूर्वक ही होती है। उदाहरण के लिए जैसे पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगलियां नहीं उगाते हैं। ठीक है, पादप जो है वो अपने शरीर पर अनेक स्थान जो होते हैं वहाँ पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम उंगलियां नहीं उगाते। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक अनुरक्षित होती है। मतलब हमारे शरीर की, जब हम बच्चे होते हैं तभी भी हमारे शरीर में जो वृद्धि हो रही होती है वो जो है सावधानी पूर्वक एकदम मेंटेन होती है। ठीक है, एकदम अनुरक्षित होती है कि किस तरीके से कौन सा, कि हम अगर हमारी हाथों की अगर ग्रोथ हो रही है तो हमारी उंगलियां लंबी हो सकती हैं, मतलब थोड़ी सी बड़ी हो सकती हैं, अपने साइज़ में बढ़ सकती हैं। अदरवाइज उंगलियां हम चाहें कि हमारे मुंह या जो है हाथ में ऊपर शोल्डर वगैरह पे निकल आए तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, ये समझने के लिए कि समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे कार्य करते हैं, आइए कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं। जैसे नमक के पैकेट पर हम सब ने देखा कि आयोडीन युक्त नमक आयोडीन से संवर्धित। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना आवश्यक क्यों है? तो देखिए, जो थायराइड ग्लैंड होती है, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होती है। तो थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो मेटाबॉलिज्म होता है, उनका जो जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में कन्वर्ट होने का जो पूरा प्रोसेस है, वो हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। कौन? इन्हीं इन्हीं को ही बैलेंस करने का काम थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सकते। ठीक है, लेकिन यही जो थायरॉक्सिन है उसके संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो ये संभावना है कि हम ग्वेटर जो डिजीज़ होती है उससे ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी में होता क्या है कि फूली हुई गर्दन गर्दन जो होती है, जहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, वो फूल जाती है। मेनली थायराइड ग्लैंड ही फूल जाती है। अब आगे देखिए, कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे यानी बौने होते हैं या बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि ये कैसे होता है? तो हमारी जो पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उससे स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन है। जैसा इसका नाम इंगित करता है, वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास का नियंत्रण भी यही करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनेपन का कारण बनता है। बाल्यकाल में अगर इसकी कमी हो गई तो ये किसका? बौनेपन का ये कारण बनेगा। ठीक है, जब आप या आपकी दोस्त की आयु 10 से 12 वर्ष रही होगी तो आपने अपने और उनके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौवनारंभ से संबंध है। मतलब आपने ये देखा होगा कि आप या फिर आपके जो दोस्त हैं उनके जो 10-12 वर्ष की आयु अगर है, ठीक है, तो आप दोनों के अंदर ये देखेंगे कि उनमें कुछ चेंजेस, कुछ जो एक्टिविटीज़ में चेंजेस है, नाटकीय जो उनमें आप अंतर देखेंगे। ये अंतर जो है वो मतलब लड़कियों में अलग हो रहा होगा, लड़कियों में उनकी अदाएँ या जो भी मतलब जो भी चेंजेस होते हैं लड़कियों में अलग हो रहा होगा, और जो मेल्स होते हैं उनमें अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? यौवनारंभ से प्यूबर्टिक एज से संबंधित होता है, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन श्रावण होता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है मेल हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल हार्मोन होता है। इनका श्रावण होने लग जाता है। टेस्टोस्टेरोन का कहाँ से होता है? टेस्टिस से होता है, और जो एस्ट्रोजन है वो ओवरी से रिलीज होता है। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों के किसी को भी जानते हैं जिन्हें डॉक्टर ने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी हो क्योंकि वह मधुमेह से रोगी हैं? उपचार के रूप में वे इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हों। यह एक हार्मोन है जिसका इंसुलिन, ये एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है।
यदि हम उचित मात्रा में श्रावित मतलब यदि यह उचित मात्रा में श्रावित नहीं होता है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी मात्रा में ये श्रावित नहीं होता है, तो रुधिर में शर्करा स्तर जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। उन्हीं में से ही डायबिटीज़ भी एक जो है एक कारण है हानिकारक। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का श्रावण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए, तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है जिससे यह किया जा सकता है कि श्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जा सके। जो फीडबैक जो प्रोसेस है उसके द्वारा ये किया जा सके कि हार्मोन का जो समय और उसकी जो मात्रा है कि आखिर किस समय हार्मोन का हमेशा थोड़ी ना रिलीज़ होते हैं, जब उनकी ज़रूरत होती है, जब कोई वर्किंग होती है तभी ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए एड्रिनल हार्मोन है, वो हमेशा थोड़ी रिलीज़ होगा। जैसे अचानक से हमने कोई डर वाली चीज़ें जब देख ली तभी हमारी हार्ट बीट वगैरह जो भी एड्रिनल हार्मोन काम करता है वो सारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अपना जो उनका समय होता है तब ये रिलीज़ होते हैं और उसी मात्रा में रिलीज़ होते हैं। ठीक है, ये मतलब कि ये बहुत अधिक मात्रा में या बहुत कम मात्रा में ये सब नहीं, अपने कंट्रोल में ये सारी चीज़ें होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित डिटेक्ट कर लेती है। क्या होता है कि अगर शुगर लेवल बढ़ गया है तो अग्नाशय पैंक्रियास की जो कोशिका होती है वो उसे डिटेक्ट कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन श्रावित करती है ताकि बैलेंस में हो सके। भाई ये जो इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा लेवल होता है ग्लूकोज का हमारी बॉडी में, शुगर का जो एक्स्ट्रा लेवल होता है उसको मेनली ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है इंसुलिन हार्मोन। तभी वो जो है ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाता है। ये ग्लाइकोजन उसमें क्या नाम है लिवर में जा कर के स्टोर हो जाता है। लेकिन वही क्या होता है कि जब इसकी कमी हो जाती है तो भाई वो चेंज तो हो नहीं रहा, तो अब शुगर जो है वो जाएगी कहाँ, रहेगी तो बॉडी में ही, तो अब वो इसका लेवल बढ़ता जाता है। तो यही इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन हार्मोन को और भी ज़्यादा रिलीज कर देता है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, अब इस क्रियाकलाप में जो कि पहली लाइन यहाँ पे देखिए, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित होते हैं जिनके विशिष्ट कार्य होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। यानी कि जो हार्मोन वगैरह हैं वो किसी नली के थ्रू नहीं रिलीज़ होते हैं बल्कि डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे हार्मोन दिए गए हैं, उनकी जो कुछ मिसिंग पार्ट जो है उनको आपको को फिल करना है। जैसे वृद्धि हार्मोन है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। कार्य क्या है, सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी है, इसको लर्न करना है। ठीक है, दूसरे में दिया गया है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करना। तीसरा है इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से रिलीज हो रहा होगा, पैंक्रियास से। ठीक है, और इसका क्या काम है, रक्त में जो शर्करा है उसके स्तर का नियमन करना। फिर है टेस्टोस्टेरोन, यानी जो टेस्टिस वृषण से रिलीज हो रहा होगा। इनमें मेल जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं या फिर मेल जो कैरेक्टर हैं उनको उनके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद ये अंडाशय, अंडाशय से कौन सा जो है एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, मादा लैंगिक अंगों का विकास तथा मासिक चक्र का नियमन करना, ये किसके अंतर्गत आता है, जो ओवरी होती है उसके अंतर्गत। इसके बाद आती है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन, मतलब यहाँ पे जो एड्रीनलिन हार्मोन है वो एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, जैसे अधिवृक्क कहते हैं। इसका क्या काम होता है, वही 3F बस ध्यान रखिएगा कि अचानक जो होने वाली जो घटनाएं होती है या हार्ट बीट जो होती है उसको कंट्रोल करना। बहुत सारे इसके जो है प्रक्रम थे कि क्या क्या उस समय कर देता है। ठीक है, तो ये सारे इनकी वर्किंग हो जाएगी। फिर मोचक हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। मोचक हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन का स्रावण है उसको प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये मोचक हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है। तो फ्रेंड ये था हमारा जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा चैप्टर। काफ़ी लेंदी था, ठीक है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी था। तो इसे देखिएगा और इसे जो है बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।